गाइस प्लीज कंफर्म मेरी आवाज सबको ठीक आ रही है। Yes, sir. ठीक है, जस्ट गिव मी 1 सेकंड। यस गाइस, तो देखो गाइस, मैं पहले एक कॉमन चीज मैं सबको बता देता हूँ। वैसे तो मैंने एक यूट्यूब वीडियो भी बनाई थी इसके लिए, मैं तुम्हें तब भी बताया था, बट आई जस्ट मेक इट क्लियर विद ऑल ऑफ यू कि अगर इन केस तुम्हारा एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। रीजन मीन इस बार वैसे भी जो रिजल्ट्स आए, मैंने जो रिजल्ट्स एनालाइज किए हैं, रिजल्ट्स थोड़े से इस बार स्ट्रिक्ट चेकिंग हुई है। इनफैक्ट बहुत सारे स्टूडेंट्स तो हमारे ऐसे हैं जिन्होंने ये कहा था कि सर हम 80-90 मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे थे और हमारे 60 की लाइन में आए हैं, क्या हमें रीचेकिंग के लिए या रीअप्लाई करना चाहिए। देयर इज वन स्टूडेंट हु सेड टू मी कि सर मैं एग्जाम दोबारा देना चाहती हूँ, कि मुझे रैंक चाहिए था, मेरा आ सकता था रैंक, लेकिन मेरा रैंक नहीं आया, मुझे वो लाना है। तो मैंने उसको समझाया है कि अभी सब इस अटेम्प्ट के लिए छोड़ दो। नेक्स्ट सब्जेक्ट जो पढ़ रही है, शी आई थिंक शी स्टडिंग पीएम नाउ, तो उसके लिए शी विल प्लान दी रैंक। तो इसीलिए इस बार थोड़ा सा टफ साइड पे एसीसी ने रिजल्ट चेकिंग करी है। एंड मेरा जो एनालिसिस है वो ये मुझे जो समझ आया है कि एसीसीए के ना अब स्टूडेंट्स एसीसीए में बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स की आने की वजह से क्या हो रहा है कि एसीसीए को अब दो तरीके हैं कि एसीसीए को अपनी डिमांड जो है वो मेंटेन रखनी पड़ेगी। पहला है अपनी सप्लाई कम करना, कि वो अपनी सप्लाई मार्केट में कम करे। अब सप्लाई कम करने का एक तरीका क्या होता है, दैट इज कि हम स्टूडेंट्स को थोड़ा सा पास होने से रोक। कैसे रोकें, कि जिन स्टूडेंट्स के 60-65 मार्क्स आ रहे हैं या 55-56 मार्क्स आ रहे हैं, उनको 7-8 मार्क्स कम करके उनको हम इस बार पास नहीं करें, ताकि नेक्स्ट अटेम्प्ट में वो ज्यादा मेहनत करें, 75-80 प्लस मार्क्स लेके और वो पास कर जाए। तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज इस बार बच्चों के साथ हुए हैं। तो तुम में से जिस भी स्टूडेंट के मार्क्स 45-49 की रेंज में है, आई बिलीव बहुत सारे बच्चे तुम में से ऐसे होंगे जिनके 45-49 की रेंज में मार्क्स आए, तो तुम्हें बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनके 45-49 मार्क्स आएगा, ठीक है ना। उसका मतलब सिर्फ ये है कि वो सिर्फ स्लैशिंग की वजह से तुम रहे हो, बट इट्स नॉट बिकॉज कि तुमने तुम्हारे जो मार्क्स कम आए, दैट इज कि तुमने मेहनत बहुत ज्यादा नहीं करी, काफी गलतियां रही। अभी तुम देख लो कमेंट सेक्शन में, देयर आर 2 स्टूडेंट्स हु सेड जिनके 47-49 आए। तो इस बार ना ऐसा बहुत हुआ है कि बच्चों की जो मार्क्स है वो थोड़े कम आए हैं। और 45-49, ये यू कैन सी अभी चैटिंग में आई कैन सी 4 स्टूडेंट्स आते हैं जिनके 47-49, 47-49 आए, ठीक है ना। आई थिंक पारुल तुम्हारे भी इतने मार्क्स हैं, 47-49 समथिंग। Sir, 49. हाँ, तो इस बार बहुत बच्चों के इतने मार्क्स आए गाइस। एंड इट्स नॉट बिकॉज कि तुमने मेहनत नहीं करी, इट्स बिकॉज कि तुमने जो मेहनत करी है ना, दैट वाज नॉट टू स्कोर 80 प्लस 85 प्लस मार्क्स। दिस इज द ओनली डिफरेंस। मैंने खुद ये चीज नोटिस की है, मेरे जितने स्टूडेंट्स हैं जिनका भी क्लियर नहीं हो, देयर आर वेरी फ्यू स्टूडेंट्स जो 45 से कम मार्क्स वाले हैं, सारे 45-49 वाले हैं। क्यों? और उन स्टूडेंट से बात करके मुझे पता चला कि काफी स्टूडेंट्स का ऐसा हुआ था कि उन्होंने एक 15 मार्क का या 20 मार्क का क्वेश्चन आधा अटेम्प्ट किया था, ठीक है, या 20 मार्क का छूट गया था, 80 में से इतने मार्क्स आए हैं। तो ये सिचुएशन भी बहुत हुई। एंड तुम्हारे को मैं ये चीज क्या बोलूंगा, जिन भी स्टूडेंट्स के 45 प्लस मार्क्स आए हैं 45-49 की रेंज में, इट मीन्स यू जस्ट नीड टू डू एन एक्स्ट्रा प्रैक्टिस। अंकित, आई अटेम्प्टेड इन फुल। फिर अंकित हो सकता है, देखो मे बी इट्स गुड दैट यू अटेम्प्टेड इन फुल, बट अक्षित आई थिंक मेरी तुमसे बात भी हुई थी ना फोन पे, यू सेड कि मेरे इतने कम मार्क्स नहीं आने चाहिए थे, शुड आई गो फॉर दिस है ना। हाँ। अब अक्षित इज अ स्टूडेंट, अक्षित का मुझे भी लग रहा था कि ही कुड हैव स्कोर्ड लाइक 75-80 प्लस मार्क्स, बट मे बी जस्ट बिकॉज ऑफ हार्ड लक ही स्कोर्ड 49। जस्ट बिकॉज ऑफ हार्ड लक ही स्कोर्ड 49। और ही वाज सेइंग कि सर मेरे 80 प्लस तो कहीं नहीं गए थे, मेरे इतने मार्क्स आ सकते थे, तो शुड आई गो फॉर लाइक रीचेकिंग। मैंने ही मना किया था कि रीचेकिंग मत करो, उसका कोई फायदा नहीं है। देयर इज नो पॉइंट, रीचेकिंग करके कुछ नहीं मिलना, कभी नहीं मार्क्स बढ़ते। तुम्हारी काफी डिस्कशन हुई थी इस चीज के रिगार्डिंग। तो अल्टीमेट चीज गाइज ये है कि इस बारे में ना अब जो हो गया डोंट वरी, जो हो गया उसको हम चेंज नहीं कर सकते, उससे हमेशा हमें कुछ सीखना चाहिए। तो अब तुम्हारे को आगे क्या करना है, पहली चीज, जैसा कि आई कैन सी इन द कमेंट सेक्शन मेजरली स्टूडेंट्स आर देयर जिनके 45-49 मार्क्स आए हैं। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इस सब्जेक्ट को भी पढ़ना है, और नेक्स्ट सब्जेक्ट जो तुम स्टार्ट कर रहे हो, जो भी तुमने स्टार्ट करा है, उसको भी तुम्हें पढ़ के दोनों एग्जाम साइमल्टेनियसली दे रहे हैं। अब वो करना कैसे,
जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू आर डूइंग इफ यू हैव डन एफआर और एफआर क्लियर नहीं हो, जैसे एन एग्जांपल, तो एफआर है या ऑडिट है, जो भी सब्जेक्ट है तुम्हारा, उसकी तुम्हारे को अब क्वेश्चंस प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है। जितनी ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो, जितनी ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो, तुम्हें वो करनी। क्वेश्चंस एसीसी स्टडी एग्जाम किट के क्वेश्चंस करो, तुम एसीसी स्टडी हब पे जाओ, वहां से क्वेश्चंस करो। एसीसीए सीवी प्लेटफॉर्म से जो पास्ट ईयर के सेक्शन बी ऑडिट के लिए और बाकी सब्जेक्ट के लिए सेक्शन सी क्वेश्चंस, वो सारे सेक्शन सी क्वेश्चंस करो। लेकिन तुम्हारे को प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी है। और अब जैसे आई गॉट अ कमेंट कि हाउ डू आई शेड्यूल माई स्टडीज, वो मैं अभी बताऊंगा कि तुम प्लान उसको कैसे कर सकते हो। अभी मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि एग्जीक्यूट क्या करना है तुम। तो जिन भी स्टूडेंट्स के 45 टू 49 मार्क्स आए हैं, वो स्टूडेंट दोनों सब्जेक्ट साथ में देना, जो अब पढ़ रहे हो और जो सब्जेक्ट तुम्हारा क्लियर नहीं हो पाया था। करना क्या है, जो सब्जेक्ट अभी पढ़ रहे हो उसको वैसे ही चलाना, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही चलाना। और जो सब्जेक्ट में नहीं क्लियर कर पाए थे, उस सब्जेक्ट को सिर्फ प्रैक्टिस पे डाल दो। अब इसकी प्लानिंग तुम कैसे करोगे कि सर दो दो सब्जेक्ट हमें कैसे कर। अब दो दो सब्जेक्ट के लिए मैं तुम्हें एक चीज पहले बिल्कुल कहते हैं ना, अंदर से क्लियर कर देता हूँ, तुम्हारे को दिल से क्लियर कर देता हूँ। ये मत सोचना कि दो सब्जेक्ट पढ़ना बहुत हैवी टास्क होगा हमारे लिए, बहुत मुश्किल हो जाएगा सर दो दो सब्जेक्ट पढ़ना, इतनी सारी चीजें हैं, ये सब है वो है। गाइस, तुमने 11th 12th पढ़ी हुई, तुमने बीकॉम करी हुई है, कुछ बच्चों ने सीए के एग्जाम्स भी दिए। वहां कभी भी एक एक पेपर करके एग्जाम नहीं होते थे। 2 हफ्ते 3 हफ्ते में हमें पूरे साल का सिलेबस, 3 3 4 4 दिन मिलते थे सिलेबस को पढ़ने के। ठीक है ना। तो ये सिर्फ हमारे को एसीसी वालों ने एक लीवरेज दिया हुआ है कि तुम अपना जो पेपर है एक एक एग्जाम करके दे सकते हो। बट इट डज नॉट मीन कि हम एक एक एग्जाम ही देंगे, दो दे ही नहीं सकते। मेरी एक यूट्यूब स्टूडेंट है, ही वाज डूइंग शी वाज डूइंग सेल्फ स्टडी फ्रॉम दिल्ली, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी थी, उसका नाम आई थिंक नेहा था। मेरा अभी जब एग्जाम क्लियर हुआ था, आई गॉट अ कॉल फ्रॉम हर। तो उस स्टूडेंट का इट वाज लाइक बहुत बड़ी बिग मोटिवेशन थी मेरे लिए, एंड एक कहते हैं ना, एक सीख थी मेरे लिए, जो मैंने इनफैक्ट अपने यूट्यूब में भी डाली थी। उस स्टूडेंट ने तीन तीन पेपर स्किल लेवल के एक साथ दिए। 3 papers of skill level she gave together, and in the March attempt she is planning for 3 papers of professional level। और जो स्किल लेवल के उसने एग्जाम्स दिए हैं, उसके मार्क्स कितने आए? उसके मार्क्स आए 80 की लाइन में सब। एंड जब मैंने उससे पूछा कि डिड यू, और शी इज डूइंग जॉब इन अ सीए फर्म एज वेल, वो सीए फर्म में जॉब कर रही है। और सीए फर्म में जॉब करना इज नॉट इजी। उसको सिर्फ एक महीना कह रहा हूँ, आई थिंक शी सेड कि आधे महीने की छुट्टी मिली थी। एफआर, डबल ए और एफएम, आई थिंक ये 3 पेपर्स उसने एक साथ दिए स्किल लेवल के। एंड सब में उसके 80 की रैंक में मार्क्स आए। एंड अब उसने मार्च अटेम्प्ट के लिए प्रोफेशनल लेवल के 3 पेपर साथ में पिक किया। एंड शी सेड कि आई थिंक 1 साल के अंदर उसकी पूरी सीए हो जाएगी, उसने कोई एग्जामिशन क्लेम नहीं करी। उसे 3 महीने में नॉलेज लेवल के तीनों पेपर एक साथ दिए। ठीक है। अक्षित, तुमने 3 पेपर्स कौन से दिए हैं 3 महीने में? लॉ, डबल ए, एफ एफ, ओके। एंड क्लियर हो गए थे सारे एक साथ? ओके, यू क्लियर इन लॉ एंड एफ एम, डबल ए रह गया था। ओके। एंड डबल ए में वही तुम्हारे 49 मार्क्स आए थे, आई आई नो। तो गाइस देखो, अब उस यू हैव एन एग्जांपल, अक्षित ने भी 3 महीने में 3 पेपर्स दिए हैं, 2 पेपर उसके क्लियर हो गए। तो ऐसा मत सोचना कि तुम 2 पेपर्स नहीं कर सकते, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। फर्क सिर्फ ये है कि जहां तुम दिन के 4 घंटे देते थे, वहां तुम्हें दिन के 4 की जगह 5 घंटे देने। नॉर्मली फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर स्टडिंग ऑडिट, जस्ट एन एग्जाम्पल, इफ यू आर स्टडिंग ऑडिट, काफी सारे बच्चों ने ऑडिट शुरू कर दिया होगा जो एफआर वाले। जो बच्चे ऑडिट पढ़ रहे हैं उनको पता है कि थ्योरी सब्जेक्ट है। अब उस थ्योरी सब्जेक्ट को तुम दिन के चाहे 6 घंटे पढ़ो, ठीक है, चाहे तुम 8 घंटे पढ़ो, चाहे तुम 10 घंटे पढ़ो, होना उतना ही है। ठीक है, होना उतना ही है, उससे ज्यादा नहीं होगा। तो तुम्हें क्या करना है, अब जब तुम दो सब्जेक्ट साथ में पढ़ना शुरू करोगे ना, तो तुम्हें एक कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हो जाएगा। तुम्हें समझ आना स्टार्ट हो जाएगा कि हाँ, मैं जो पहले सब्जेक्ट में टाइम दे रहा था, उसमें काफी ज्यादा टाइम वेस्टेज हो रही थी। तो तुम अपने टाइम को और ज्यादा इफेक्टिव करना शुरू कर देना। जहां 4 घंटे देते हो दिन के, वहां 5 घंटे दो। थोड़ा सा कर सकते हो 6 घंटे और दो। जो सब्जेक्ट 4 घंटे में करते थे, उसको 3 घंटे में कोशिश करो करने की। और बाकी के 2 घंटे में जो तुम्हारा दूसरा सब्जेक्ट है जो क्लियर नहीं हो पाया, उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो बस। मैंने एफआर के, डबल ए के, सबके मैराथन वीडियोस तुम्हारे पास हैं, तुम्हारे पास मेरे सारे नोट्स हैं। उन नोट से, मैराथन वीडियो से चैप्टर रिवाइज करो फटाफट से। और उसके बाद साथ ही उसके एसीसी स्टडी हब से एग्जाम के क्वेश्चन करने शुरू कर दो। और हर हफ्ते सेक्शन बी और सेक्शन सी के एटलीस्ट तुम्हारे को 3 से 4 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने ही करने। चाहे तुम जो सब्जेक्ट मेरे साथ अभी पढ़ रहे हो वो तो मैं कराऊंगा ही कराऊंगा। जो सब्जेक्ट तुम्हारा क्लियर नहीं हो पाया था, उसके भी
3 से 4 क्वेश्चन सेक्शन सी लेवल के तुम्हें हफ्ते में 7 डेज में 3 से 4 क्वेश्चन सेक्शन सी के सॉल्व खुद पीसी पे करने ही करने हैं। तुम देख लेना ये चीज करोगे, नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम स्कोरिंग 80 प्लस मार्क्स। लेकिन ये अप्रोच तुम सबको अब बहुत अच्छे से फॉलो करनी पड़ेगी, स्ट्रिक्टली फॉलो करनी पड़ेगी। एंड यू कैन गिव 2 पेपर्स, तो घबराने की बात नहीं है। पारुल तुम्हारा थोड़ा सा देखो, तुम आई टेल यू पारुल, तुम्हारा केस थोड़ा सा अलग है, ठीक है ना। मेरी तुमसे बात भी हुई है, फोन पे भी बात हुई है। योर केस इज बिट डिफरेंट, ठीक है ना, उसके लिए विल टॉक। क्या Uh, पारुल? सर एक्चुअली आई एम प्लानिंग फॉर फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट। आपसे बात भी हुई थी तो आपने कहा हाँ, था कि अलग से आप मैं आई शुड गो फॉर अनदर डिग्री और सर्टिफिकेशन अनदर कोर्स। तो सर राइट। मेरा अभी उसका 2-3 दिन के बाद इंटरव्यू भी है। तो इट्स नॉट लाइक से मैं अभी सर 49 आया है तो मैं 49 में आके मैं एसी से नहीं ड्रॉप करना चाह रही हूँ। मैं साइड बाय साइड एफआर का एक पेपर दे दूंगी मार्च में। और उसके बाद बाकी जहाँ पे मेरा एडमिशन हो रहा है फॉर अनदर कोर्स तो वहाँ पे भी मैं वो मेरा चलता रहेगा, मतलब कॉलेज है वो पे ठीक है मेरा। पारुल, ऐसा कर लो। आई एम कटिंग यू, क्योंकि हमारी बात भी हुई थी, आई नो। मुझे सारा पता है तुमसे, मेरी तुमने क्या बोला था। तो तुम एफआरएम कर लो, और जो भी एग्जाम तुम दोगी ना, इस बार कोशिश करना कि तुम सिर्फ एक एग्जाम एक बारी में दो, सर 2 पेपर्स मत एफआर ही देना दे प्लीज। दो मार्च में। हाँ, तो एक एग्जाम देना, और जो एग्जाम दोगी उसको पढ़ने का तरीका मैंने तुम्हें क्लास के बीच में भी काफी बार बताया था कि जब भी हम कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो सब्जेक्ट पढ़ते हुए हमें फॉर्मूला लर्निंग पे ज्यादा फोकस करना है। कॉन्सेप्ट्स भी हैं, लेकिन वी कैन नॉट जस्ट गो डीपर इनटू दी फॉर्मेट्स के कॉन्सेप्ट, सॉरी, कॉन्सेप्ट 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 भी हमें पता होना चाहिए, लेकिन एफआर के लिए फॉर्मूलेज भी हमें बहुत जरूरी है लर्न करने। तुम्हारे केस में फॉर्मूलेज तुम्हारे काफी वीक थे। मैं तुम्हें बार बार, जब क्लास में भी हमारी बात होती थी, मैं तुमसे जब बात करता था, तो तुम्हें मैं कहता तुमने फॉर्मूला ठीक से पढ़ा ही नहीं है, उसमें ये चीज लिखी हुई है। तो तुम्हें फॉर्मूला लर्निंग और क्वेश्चंस प्रैक्टिस पे बहुत ज्यादा फोकस करना है, तो तुम एफआर के वो चीज करना, और हो जाएगा, डोंट वरी। ठीक है। ठीक है सर। ओके, सो ठीक है गाइस, तो ये चीज मैंने तुम्हें बतानी थी कि जो भी सब्जेक्ट तुम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो वो उसको कंटिन्यू रखो, ठीक है, जो तुमने पढ़ना शुरू कर दिया है। और जो सब्जेक्ट तुम्हारा क्लियर नहीं हो पाया था उसकी भी पढ़ाई तुम अभी से स्टार्ट कर दो। और इस बार कोशिश करना कि दोनों पेपर्स तुम्हें एक बारी एक साथ ही देने। अभी के लिए व्हाट यू कैन डू, अभी के लिए अब तुम्हारे को होगा कि सर एग्जाम बुकिंग के लिए हम क्या करें। उसके लिए व्हाट आई वुड से, जो हमने सब्जेक्ट पढ़ना शुरू कर दिया है, ठीक है ना, उस सब्जेक्ट की बुकिंग तो तुम अभी कराई दो। उस सब्जेक्ट की बुकिंग तो तुम अभी कराई दो। और 5 to 6 डेज बाद जो सब्जेक्ट तुमने बात अभी क्लियर नहीं हो पाया था उसकी भी बुकिंग करानी है तुम्हें। दोनों सब्जेक्ट तुम बुक करा देना। एंड बी कॉन्फिडेंट कि दोनों सब्जेक्ट मुझे देने ही देने। ये मत सोचना कि मुझे नहीं देने, दोनों ही देने हैं और हो जाएगा। ठीक है। अब मैं इंडिविजुअली सबसे बात करता हूँ उनका केस लेके कि क्या क्या सिचुएशन है, कैसा कैसा केस है। तो मैं एक एक करके तुमसे बात करूंगा, जो भी तुम्हारी क्वेरी है मुझसे तुम डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, बाकी तुम कमेंट सेक्शन में भी टाइप कर सकते हो, मैं वहां से भी बताता हूँ। तो एक अक्षित का है, सर आई एम स्टडिंग टैक्स नाउ, कैन आई गो फॉर इट, टैक्स एंड डबल ए। बिल्कुल अक्षित, टैक्स एंड डबल ए यू कैन क्लियरली गो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तुम्हें सिर्फ ये है कि डबल ए में अब थोड़ी सी देखो, यू डिड वेल, तुमने मेरे को बताया था, सब कुछ था, बट अब मैं थोड़ा ये बोलूंगा कि इसके लिए ना, डबल ए के लिए सिर्फ सेक्शन बी के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। ए पे अभी फोकस मत करो, बी की टाइपिंग पे जितने क्वेश्चंस रिटर्न प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं तो ये कहूंगा कि जब तक तुम्हारा एग्जाम डेट है तब तक जो तुम्हारे सीबी प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे पास्ट ईयर के क्वेश्चन है ना, जितने कर सकते हो कर लो। हर हफ्ते के 2 से 3 क्वेश्चन पिक कर लो कि मेरे को वहां से करने ही करने हैं, एंड डेफिनेटली हो जाएगा। ठीक है। तो मैं एक एक करके सबका नाम लूंगा, मुझे बताना फिर तुम्हारी जो भी क्वेरी है। अगर कोई क्वेरी नहीं है मुझे बता देना कि सर मुझे जो मैं तुम्हें बताना चाहता था, जो मैंने एक क्रक्स बताया था, उससे भी शायद काफी स्टूडेंट्स की जो छोटे मोटे डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए हो। तो अरिंदम, यस अरिंदम, व्हाट्स योर क्वेरी? हेलो अरिंदम। Sir, hello. Am I Yeah, audible, Arindam. sir? Yeah, you are audible. So mostly so I think that, sir, in the class you have always mentioned that conceptual clarity should be there. So Right. there only I got. So how exactly we can, get improved in concepts? Because some concepts are there, it's a little bit difficult to understand. Even we are going through that, and again, I'm keep on forgetting. So Which subject, Arindam? have financial reporting, sir. देखो अरिंदम, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में डेफिनेटली कॉन्सेप्ट्स आर इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, बट कॉन्सेप्ट्स के साथ हमारे फॉर्मुलेज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली जो मैंने तुम्हारे को फॉर्मुला शीट अपनी नोट्स बना के दी है,
मैं तुम्हें सिंपली बोलूंगा कि जो मेरे नोट्स हैं, उन नोट्स को जितना हो सकता है अच्छे से वर्ड टू वर्ड पढ़ो। उसी में से काफी के थ्योरी कॉन्सेप्ट्स बन जाते हैं। मैंने आई थिंक क्लास में भी बताया था, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का एक टॉपिक था जिसमें आता है कि जो फाइनेंशियल एसेट होते हैं हमारे, उसमें देर आर लाइक 5 to 6 थिंग्स कि अगर ऐसा होगा तो ये होगा, ट्रेडिंग के लिए है तो ये है। उसके थ्योरी क्वेश्चंस बहुत आते हैं कि उसको कैसे ट्रीट करना है, तो वो उन्हीं नोट्स में से काफी सारी चीजें तुम्हारी क्लियर हो जाएंगी। तो मैं तुम्हें बोलूंगा कि अब एफआर के लिए जो नोट्स हैं, उन नोट्स को, जैसे 2 चैप्टर के नोट्स तुमने पढ़े, अच्छे से वर्ड टू वर्ड सारे नोट्स पढ़ो। नोट्स से तुम्हारी थ्योरी भी क्लियर हो जाएगी और जो फॉर्मुलेज हैं वो भी तुम्हारे लर्न हो जाएंगे। तो थ्योरी यानी कॉन्सेप्ट और फॉर्मुलेज वो लर्न हो जाएंगे। उसके बाद दो दो चैप्टर्स करने के साथ साथ उनके एग्जाम किट और स्टडी हब के क्वेश्चंस करो। ऐसा होता है कि हाँ, थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट हम भूलना शुरू कर देते हैं, बट उसके लिए हमें रिवीजन काफी करनी पड़ती है। तुमने सब्जेक्ट ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो पहले जैसे फॉर एग्जांपल एफआर का यू कैन मेक 5 चैप्टर्स कि इस वीक मुझे एफआर के 5 चैप्टर्स की मैराथन वीडियोस और नोट्स देके उनको रिवाइज करके उन 5 चैप्टर्स के एसीसी स्टडी हब के क्वेश्चन पिक करे कंबाइंड, मतलब 5 चैप्टर्स के कंबाइंड क्वेश्चन वो पिक करे, और उसके बाद अपनी एग्जाम के क्वेश्चन करे। 5 5 चैप्टर्स करके तुम्हें 4 हफ्ते के अंदर इसके पूरे एग्जाम के और स्टडी हब के क्वेश्चन करने। और हर वीक कोशिश करो 2 से 3 सेक्शन सी क्वेश्चन सीबी प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म से सॉल्व करो। तो आई नो कि थोड़ी सी लर्निंग जो है, अगर जैसे तुम कह रहे हो कि कॉन्सेप्ट में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है, वो काफी बच्चों की होती है। वो ठीक कैसे होगी? व्हेन यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चन। जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, देखो होता क्या है, तुमने एक सिचुएशन देखी, एक सिचुएशन देख के तुमने फर्स्ट टाइम देखी तो डर लगा, आंसर गलत हुआ। सेकंड टाइम देखोगे तो थोड़ा सा ऐसा होगा कि हाँ ये पढ़ा हो, तो थोड़ा सा याद है। थर्ड टाइम तुम्हारे माइंड में वो कॉन्सेप्ट बैठना स्टार्ट हो जाएगा कि ये इसका कॉन्सेप्ट क्या था जिसकी वजह से आंसर आया। तो वो चीज पे अब तुम्हें फोकस करना है, दैट मीन्स प्रैक्टिसिंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। एंड तुम देखना तुम्हारी इंप्रूवमेंट कितनी ज्यादा होगी इस बार। ठीक है? ओके। Mariam sir, how can we best utilize exam performance analysis provided by ACC? So when we will get जो एग्जाम परफॉर्मेंस एनालिसिस है ना, वो 2 से 3 दिन बाद अपडेट होता है। एंड अगर मैं तुम्हें अपना जेन्युइन ओपिनियन दूं, उसका इतना ज्यादा यूज नहीं है। तुम वहां से ओपन करोगे ना, पहली बात तो वहां पे ना क्वेश्चन आते हैं, वो सिर्फ ये बताएंगे सेक्शन ए में तुमने इतना टाइम दिया, सेक्शन बी में तुमने इतना टाइम दिया, सेक्शन सी में तुमने इतना टाइम दिया। सेक्शन ए में इन कॉन्सेप्ट्स पे तुम्हारे जो आंसर्स थे वो गलत हुए थे, उन कॉन्सेप्ट्स पे आंसर गलत हुए थे, वो ये चीज बताते हैं। लेकिन उसमें कई बार ऐसा होता है कि अगर हमारी क्लरिकल मिस्टेक भी है कि हमने ईयर नहीं देखा और वो क्वेश्चन गलत हो गया, दे विल से कि ये कॉन्सेप्ट में तुम्हारी कमी है, तुम्हें लगेगा कि सच्ची में कमी। तो उससे बेटर है तुम अपनी परफॉर्मेंस को खुद एनालाइज करो। एक बार जब तुम क्वेश्चन बीपीपी के एग्जाम के क्वेश्चन एंड स्टडी अप के क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करोगे, एक अपने साथ ना कॉपी पेन रखना। ठीक है? उस कॉपी पेन में तुमने जैसे स्टडी हब के 19 क्वेश्चन है, लिख दिया 19 क्वेश्चन, वन ऐसे 1 2 3 4 5 6 19 क्वेश्चन। जितने सही हुए उन पे टिक, जो खुद मतलब विदाउट एनी वीडियो, विदाउट एनी सॉल्यूशन, खुद करने हैं। जितने सही हुए उन पे टिक कर दो, जितने गलत हैं उनको लिखो। अब जो गलत है वो देखो तुम्हारे गलत क्यों है, क्या रीजन है उनके गलत होने का। ऐसा नहीं है कि सॉल्यूशन से देख लिया पता लग गया कि अच्छा ये रीजन है, नहीं। सोचो वो रीजन क्यों तुमने गलत किया, क्या रीजन था कि तुमने वो क्वेश्चन गलत किया। क्या तुम्हें वो कॉन्सेप्ट नहीं आता था, या तुमने क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़ा, या फिर उस क्वेश्चन में कुछ ऐसी चीज थी जिसपे तुमने ध्यान नहीं दिया, या तुमने डेट गलत पढ़ी, या जल्दबाजी में कोई क्लरिकल मिस्टेक करी है। तो पॉइंट इज व्हेन यू रीड द सॉल्यूशन यू हैव टू वर्क ऑन व्हाट मिस्टेक यू डिड इन दैट क्वेश्चन, कि वो गलती दोबारा ना हो। अगर कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक है कि जैसे मान लो लेट से फॉर एग्जांपल अगर हम किसी पीपीई को अगर हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बनाते हैं, तो वहां पे तुमने कुछ गलती करी, तो या तो होगा कि तुम्हें कॉन्सेप्ट में दिक्कत आ रही है कि अच्छा इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, या फिर तुमने डेट्स में गड़बड़ कर दी होगी कैलकुलेशन में। तो जो मिस्टेक करी है उस मिस्टेक पे ज्यादा वर्क करो, वो असली एनालिसिस है अपनी गलती का, कि आगे ऐसी मिस्टेक्स ना हो। ठीक है? उनको मत देखना, वहां से इतनी ज्यादा क्लैरिटी बच्चों की नहीं आती है अनटिल एंड अनलेस यू डोंट गेट आंसर की विद यू। अगर तुम्हें कोई तुम्हारे क्वेश्चन आंसर जो तुमने सॉल्व करे हैं उसके आंसर्स को इवेल्युएट करके बताए कि तुमने ये आंसर गलत किए थे, ये क्वेश्चन सही किए थे, तब तक हमें नहीं पता चलता है, एसीसी में हमें अपनी आंसर शीट नहीं मिलती। तो इसीलिए वो परफॉर्मेंस एनालिसिस वुड नॉट बी समथिंग जो तुम्हारे को बहुत ज्यादा एडवांटेज दे। अपनी प्रैक्टिस जो है वो तुम्हारे को ज्यादा एडवांटेज दे।
Samina sir, I got 42 in AA and studying PM. AA, I heard that both pass rate is low, so is will be good to take both simultaneously for March. Samina, yes, बिल्कुल देखो कर सकती हो, बिकॉज जो AA सब्जेक्ट है तुम्हारा वो तुमने पढ़ा हुआ है, वो थ्योरी सब्जेक्ट है, उसमें सिर्फ तुम्हारे को प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी है, सेक्शन बी के क्वेश्चंस की रिटन प्रैक्टिस, वो कर लोगी तुम्हारा AA निकल जाएगा, डेफिनेटली निकल जाएगा। पीएम में पढ़ा रहा हूँ मैंने, पीएम पहले मुझे लगता था पीएम बहुत डिफिकल्ट है, एक्चुअली क्या है कि पीएम के साथ जो उसका पासिंग परसेंटेज कम है ना, आई टेल यू द रीजन। मैं मतलब मुझे मैं ये नहीं कहूंगा कि हाँ ये चीज मैंने खुद बनाई है या कुछ ऐसा है, पीएम ना डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन पीएम के एक्चुअली में अच्छे ट्यूटर्स नहीं। बहुत सारे मैंने भी खुद पीएम के लिए पहले पहले मुझे भी लगता था पीएम बहुत डिफिकल्ट है, मैं एफआर और AA पढ़ाता था, तो मैंने पीएम के लिए दूसरे ट्यूटर्स रखे करे, लेकिन जब मैंने दूसरे दूसरे ट्यूटर्स करे तो उन्होंने जब पीएम पढ़ाया, बच्चे सर हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा, ये इशू है, बच्चों का पासिंग परसेंटेज काफी कम था, तो मेरे को और पीएम से मैं भी डर गया, उन टीचर्स को भी मैंने फिर रिप्लेस किया किसी और टीचर के साथ, उन टीचर का भी सेम रिस्पॉन्स। तो मुझे लगा था पीएम डिफिकल्ट है, बच्चों ने भी बताया था कि सर ऐसा ऐसा है, लेकिन जब मैंने पीएम पढ़ाना शुरू किए तो मैंने खुद देखे पीएम इतना डिफिकल्ट सब्जेक्ट नहीं है। द ओनली थिंग इज कि पीएम के जो क्वेश्चंस आते हैं वो ट्विस्टेड होते हैं, और पीएम के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग चाहिए, मतलब वो फॉर्मूला बेस नहीं है कि फॉर्मूला तुम्हें पता आंसर निकल जाएगा, फॉर्मूले के साथ तुम्हें कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए कि ये हमारा जो स्टॉक है, ये इन्वेंट्री है, ये हमारा मटेरियल है, इसका हो क्या रहा। तभी मैंने जब एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व किए मैंने बहुत अच्छे से बताया है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट इस पीएम के एग्जाम के क्वेश्चन से निकल के आए, तो मेरी एग्जाम की वीडियोस देखोगी यू विल गेट टू नो, बहुत सारे कॉन्सेप्ट वहां से निकल के आए हैं जो बुक में नहीं। तो सिर्फ पीएम जो है वो देखने में डिफिकल्ट लगता है, इट्स नॉट एक्चुअली डिफिकल्ट, इट्स ओनली अबाउट प्रैक्टिस। वैसे तो सारे सब्जेक्ट प्रैक्टिस हैं, पीएम इज द सेम, डिफिकल्ट नहीं है, एंड डेफिनेटली दोनों पेपर्स तुम्हारे साथ में क्लियर हो सकते हैं। और पीएम का पासिंग परसेंटेज कितना है? 40-42%। ऑडिट का कितना आता है? 42-44%। एफआर का कितना आता है? इतना ही आता है, 50-51%। ये थोड़ी कि इनके बीच में बहुत ज्यादा गैप है कि एफआर का 80% पासिंग है, वो भी इतना ही है, तो 10-15% से फर्क नहीं पड़ता कोई, ठीक है ना, हो जाएगा। Chirag sir, I have completed 11 chapters. I have not revised and also confused about exam kit further preparation. Please guide how should I? Uh, Chirag, which subject? FR. FR तुमने this is the first time you are giving FR या पहले तुमने दिसंबर में दिया था? नहीं फर्स्ट टाइम है सर। अच्छा फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट हाँ टाइम में तो एग्जाम चिराग कंप्लीट। तुम जो मेरी क्लासेस कर रहे हो उस क्लासेस में मैंने बताया हुआ है कि FR कैसे कैसे करना है। तुम क्लास ज्वाइन करते हो मेरी जो मैं क्लास कराता हूँ अपनी? नहीं मैं रिकॉर्डेड में लिया है। अच्छा तुम रिकॉर्डेड में हो। हाँ देखो चिराग, वैसे तो चलो मैं बता देता हूँ, तुमने अगर कुछ रिवाइज नहीं करा है तो एक तो अपने जो एग्जाम किट क्वेश्चंस है ना, सबसे पहले तो एग्जाम किट क्वेश्चंस पे अपनी पकड़ रखो। जितने भी चैप्टर्स तुमने कर लिए हैं, अगर तुमने एग्जाम किट क्वेश्चन नहीं करे तो पहले तो एग्जाम किट क्वेश्चंस करो। और जैसे कि मैंने अभी बताया था समीना को एंड मरियम को कि एग्जाम किट क्वेश्चन करते हुए ये चीज एनालाइज करो कि क्वेश्चन में तुम्हारी क्या गलती हो रही है, कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक हो रही है या क्लरिकल मिस्टेक हो रही है या तुम्हारे को पढ़ने में दिक्कत आ रही है, इन चीज पे वर्किंग करो। कोई भी चैप्टर बिना एग्जाम किट करे आगे नहीं बढ़ना। जब तुम्हारे 6 से 7 चैप्टर्स हो जाए, पुराने सारे चैप्टर्स जो हैं वो नोट्स में से और मैराथन वीडियोस में से रिवाइज कर लो और उसके स्टडी हब के क्वेश्चंस करो। तो तुमने जैसे 5 चैप्टर्स कर लिए, चैप्टर एग्जाम के, 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 5 चैप्टर्स हो गए। उन एग्जाम किट से तुम्हें समझ आया कि इन 5 में जो गलतियां थी वो तुमने कवर कर ली पढ़ते हो। अब जब तुम्हारे 5 चैप्टर्स हो जाए, उन 5 चैप्टर को रिवाइज करो और रिवाइज करने के बाद एसीसी स्टडी हब से उसके क्वेश्चंस करो। सेक्शन सी के क्वेश्चंस कब करने हैं वो मैंने बताया हुआ है तुम्हें, और इनफैक्ट हर वीक जो मेरी डिस्कशन क्लास होती है मैं उसका स्क्रीनशॉट भी रिकॉर्डेड में भी डालता हूँ कि ये इस वीक के तुम्हारे टारगेट्स। तो अभी सेक्शन सी के क्वेश्चंस एफआर के कोई भी नहीं है करने वाले, वो तुम्हारे चैप्टर नंबर 17 के बाद 16 के बाद आएंगे। तो ये चीज करनी है चिराग, ठीक है। कोई भी ओके चैप्टर ऐसे नहीं है कि बिना एग्जाम किट के तुम आगे बढ़ दो, बस चैप्टर 5-6 पढ़ लिए, मेरे को समझ आ गया, कोई बात नहीं, एग्जाम किट बाद में कर लेंगे। दैट इज अ रॉन्ग अप्रोच। एग्जाम किट साथ साथ करनी जरूर है, बहुत जरूरी है। सर एग्जाम किट के क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे, मतलब जो आप चैप्टर खत्म होता है वो लास्ट कैलकुलेशन लास्ट वीडियो होता है वही होती है एग्जाम किट? एग्जाम किट बुक होगी तुम्हारे पास, तुम्हें अगर तुमने बेसिक लिए स्टैंडर्ड लिए नहीं बेसिक। तो तुम्हें बुक परचेज करनी पड़ेगी एग्जाम किट, बिना एग्जाम किट बुक परचेज करे तुम नहीं कर पाओगे। अगर सर तुम मेरी वीडियो, हाँ बोलो। बीपीपी स्टडी स्टेक्स में होगी?
स्टडी टेक्स्ट में नहीं होती, वो बीपीपी एग्जाम किट अलग होते हैं। देयर आर टू बुक्स, स्टडी टेक्स्ट एंड एग्जाम किट। एग्जाम किट में ओके सिर्फ क्वेश्चंस होते हैं, ओके, और एग्जाम मैंने किट वही वाली वीडियोस बनाई हुई है। परचेस करने पड़ेगी ना एग्जाम किट? देखो परचेज करनी पड़ेगी, मैं तो तभी मैंने अपना बेसिक और स्टैंडर्ड प्लान बनाया है कि स्टैंडर्ड में तुम्हें बुक साथ में मिलती है। बेसिक प्लान तो बेसिकली उनके लिए फायदेमंद है जिनके पास ऑलरेडी बुक्स है, या रीसीट वाले स्टूडेंट्स है, कहीं और से पढ़े हुए हैं, उनको सिर्फ एक हेल्प चाहिए। जो फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं उनके लिए स्टैंडर्ड बेटर होता है, क्योंकि एटलीस्ट यू आर गेटिंग द बुक्स। ओके ठीक है ना, तो बुक ले लो, बिना बुक के बिना एग्जाम किट के नहीं हो पाएगा। क्योंकि तुम अगर मेरी वीडियोस भी देख लोगे वहां से, बस तुम्हें ये समझ आ गया सर ने क्वेश्चन सॉल्व करवाया, लेकिन खुद तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ही नहीं सकते फिर। ओके सर, ठीक है तो ना। स्टडी एग्जाम किट परचेस करने के लिए क्या चार्जेस रहेंगे? मैं तुम्हारी मीना से बात करा दूंगा, तो वो तुम्हें ओके बता देगी, या तो मीना से बात कर लेना, शी विल लेट यू नो। ओके। और सर ये एग्जाम बुक करने के लिए कैसे करा लो, अभी प्रोसेस? करा लो। एसीसी की साइट पे जाना है, एसीसी साइट पे जाके वहां पे तुम्हारे को एग्जाम बुकिंग का ऑप्शन आएगा, उसकी स्किल लेवल की। वहां पे डाल देना मार्च अटेम्प्ट डालने के बाद फिर वहां पे तुम्हें से अपने लोकेशन वगैरह डालनी पड़ेगी, कहाँ तुम्हें एग्जाम देना है। जो भी सेंटर तुम्हें मिलेगा वहां से तुम यू कैन गेट द इन्फॉर्मेशन। इनफैक्ट आई विल आस्क मीना, मैं मीना को बोल दूंगा बात ये। मीना, आर यू देयर? यस सर। मीना एक काम करना तुम ना, जो हमारे लेटेस्ट बैचेस है ना, FR, AA और PM के, आई वुड सजेस्ट कि खाली FR में डालना, क्योंकि AA और PM स्टूडेंट है जिन्होंने ऑलरेडी FR करा होता है। FR के रिकॉर्डेड और हाइब्रिड बैच में ना एक मैसेज डाल देना कि हाउ टू बुक योर एग्जाम, उसका एक स्क्रीनशॉट वगैरह बना के ना एक मैसेज डाल देना। श्योर सर। ठीक है, थैंक यू मीना। तो वहां से तुम्हें पता चल जाएगा कि चिराग एग्जाम कैसे बुक करने हैं। ओके, ओके सर, तो प्रांजल सर अभी शुड। आगे, सॉरी हाँ सर, आगे अभी रिवाइज करके एग्जाम किट के रिवाइज करके फिर आगे चैप्टर चालू करूँ ना, हाँ, 12th? बिल्कुल बिल्कुल, जब तक रिवीजन ना हो तब तक आगे मत बढ़ो। ओके, थैंक यू सर। ओके सर, शुड आई प्रेफर बीपीपी एग्जाम किट और इसी स्टडी फॉर FR? बोथ प्रांजल, दोनों। बीपीपी एग्जाम किट भी करनी है और इसी से स्टडी हब क्वेश्चंस भी करने हैं। तो बीपीपी एग्जाम किट, जैसे कि मैंने चिराग को बोला है, तुम जैसे 5 चैप्टर्स कर रहे हो, ग्रुप बना के पहले साथ साथ हर चैप्टर की एग्जाम किट करो, फिर ग्रुप बना के उनके कंबाइंड स्टडी हब के क्वेश्चंस करो। लेकिन स्टडी हब के क्वेश्चंस भी करने हैं, बीपीपी एग्जाम किट भी करनी है, और इसी से प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म से सेक्शन सी क्वेश्चंस भी करने हैं। क्वेश्चंस प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस करना है रादर देन लर्निंग, कि बस पढ़ते रहो लर्न करते रहो, नहीं। क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस करना है। अक्षित, यश शंकर। सर मुझे बस ये था सर कि मेरा लास्ट अटेम्प्ट में FR में सर मेजर दिक्कत सर मुझे रिवीजन में ही आई थी सर। फॉर एग्जांपल अगर मैं पहले 5 चैप्टर्स मैंने कर लिए, उसके बाद मैंने रिवाइज कर लिया, उसके बाद कंसोलिडेशन पे जाते हैं, तो सर प्रॉब्लम ये हुई थी कि मैं वापस जब उसे रिवाइज करने जाता हूँ तो फिर वापस सेम 2 to 3 डेज चले जाते हैं। तो सर वो रिवीजन में बार बार दिक्कत थी, इसकी वजह से हो नहीं पाया था सर। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं सर? पता क्या होता है, ये चीज ना बच्चों के साथ होती है कि वो जैसे तुम 10 चैप्टर करो तो पुराने 10 चैप्टर भूल जाते हो। उसके लिए ना आपकी बार क्या करना, स्टार्ट रिवाइजिंग क्यूमुलेटिव। व्हाट इज क्यूमुलेटिव रिवीजन? तुमने 5 चैप्टर करे, 5 चैप्टर करके फर्स्ट 5 चैप्टर्स दोबारा से एक बार रिवाइज कर ले। और रिवाइज करने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि मेरी मैराथन वीडियो देख ली हो गया रिवाइज, ऐसे रिवीजन नहीं होती। रिवीजन क्या होती है, खुद एक बार अगर वीडियो देखी भी है तो एक बार नोट्स पढ़ो, जो भी कॉन्सेप्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारा नॉन करंट एसिड है, नॉन करंट एसिड में कोई चीज है, वो देखो इसका ट्रीटमेंट ये होता था, इसका ट्रीटमेंट ऐसे होता था, ऐसे ऐसा, ठीक है, बिल्कुल सही। ये चीज कॉन्सेप्ट हमेशा आइज क्लोज करके तुम्हें याद करना है, इसमें ट्रीटमेंट क्या होता था, एंड यू हैव टू चेक कि उनका सॉल्यूशन क्या है। जैसे तुम्हारा इम्पेयरमेंट आ गया, तो इम्पेयरमेंट का फॉर्मूला होता था ये, कैरिंग अमाउंट, रिकवरी अमाउंट, रिकवरी अमाउंट, दो बात है, whichever is less, ऐसे ऐसे रिवाइज करना है। ना कि हाँ मैंने नोट्स में देखा कि इसका फॉर्मूला ये, इसका फॉर्मूला ठीक है। एक बार खुद तुम्हें आइज क्लोज करके वो चीज रिवाइज करनी है। तो 5 चैप्टर करो, 5 चैप्टर करके 5 चैप्टर के रिवीजन, फिर नेक्स्ट 5 चैप्टर्स करो, फिर क्यूमुलेटिव 10 चैप्टर्स के रिवीजन, फिर 15 चैप्टर्स करो, फिर क्यूमुलेटिव 15 चैप्टर्स के रिवीजन। कोई भी चीज देखो, हम जब भी कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो डेफिनेटली कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो सब्जेक्ट को जल्दी ग्रास्प कर लेते हैं, कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो नहीं ग्रास्प कर पाते। एंड इट्स नॉट बिकॉज कि उनका सबका ब्रेन जो है वो सेम है, सबका ब्रेन अलग टाइप का होता है, आई बिलीव दैट। ठीक है ना। तो तुम्हारे को अगर तुम रिवीजन में तुम्हें लग रहा है कि रिवीजन में दिक्कत आ रही है, तो तुम्हें और ज्यादा रिवीजन करनी पड़ेगी। अगर तुम एग्जाम से पहले मैराथन वीडियो और नोट्स को 6 बार रिवाइज कर लोगे, 5 बार रिवाइज कर लोगे, तो तुम्हारी रिवीजन और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। तो कीप ऑन क्यूमुलेटिव रिवाइजिंग द सिलेबस, इट विल हेल्प यू लॉट।
ठीक है Okay, sir. Thanks a lot, sir. Sir, I am a basic student of both tax and AA. I just want a single mock evaluation by you and any tutor at the end. Can I get it? Just the mock evaluation if there is any additional charges. अक्षित कोई बात नहीं, तुम मॉक कर लेना इसी से साइट पे, जब करोगे ना मुझे बता देना, टॉक टू मी, विल प्लान समथिंग, डोंट वरी। जब तुम्हारे एग्जाम से पहले तुम मॉक के लिए मॉक कर लोगे ना इसी से साइट पे अपना, और तुम लॉग इन दोगे जैसा कि मैं हमेशा करता हूँ, तो डोंट वरी, आई विल डू समथिंग, तुम्हारा मॉक इवैल्यूएट मैं करवा दूँ, डोंट वरी। Hello. या हाय पार्थ, Hi sir, how are you? आई एम गुड पार्थ, हाउ आर यू? सर जैसे एफआर का मेरा भी रह गया। ओके, तो सर जैसे मैंने लास्ट टाइम जब प्रेप की थी मैंने आपको बताया था मेरे को ना कंसोलिडेशन में और सिर्फ 2-3 चैप्टर तो मैं अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाया था। अच्छा। अब सर मैं करूंगा तो मेरे को ना एक्चुअली एग्जाम की वगैरह की क्वेश्चंस याद होंगे, तो मेरे कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस प्रिपेयर करने होंगे इस टाइम, या कैसे चलेगा इस बारी? देखो, अगर तो तुम्हें एग्जाम के क्वेश्चन पार्थ याद है तो एक तो पहले स्टडी हब के क्वेश्चंस कर सकते हो। अगर स्टडी हब के भी तुम्हें काफी हद तक याद है तो मैं ये प्रेफर हम्म। करूंगा कि तुम ना कापलान की सिर्फ एग्जाम किट परचेज कर लो, हार्ड कॉपी, ओके। हार्ड कॉपी। ओके। अच्छा सॉफ्ट ओके सर। कॉपी मत परचेज करना, क्योंकि कापलान की जो सॉफ्ट कॉपी है वो बहुत ही बेकार है। अब उन जैसे बीबीपी की सॉफ्ट कॉपी बुक शेल्फ पे ओपन होती है, वहां हम आंसर सिलेक्ट कर सकते हैं, कापलान की ऐसी नहीं है, वो पीडीएफ ही है, उसमें तुम बुक में अच्छा। कुछ नहीं कर सकते, वो सारा तुम्हारे को पीडीएफ की तरह ही मिलेगा। तो बेटर है कापलान की सॉफ्ट कॉपी तुम परचेज कर लो, हार्ड कॉपी परचेज कर लो, जस्ट एग्जाम किट, और चैप्टर की रिवीजन के बाद वहां से क्वेश्चंस कर, और अगर सर तुम्हें क्वेश्चंस याद है तो। क्वेश्चन सर थोड़े थोड़े याद भी हैं सर। मेन क्या कंसोलिडेशन तो मैं पहले पूरा आपकी जो नॉर्मल वीडियोस है वो देखूं और हाँ, उसको कंसोलिडेशन की मेरी नॉर्मल वीडियोस देखो, नॉर्मल वीडियोस देख के अब कंसोलिडेशन के सेक्शन सी के क्वेश्चन जितने ज्यादा कर सकते हो करो, 6-7 सेक्शन सी के क्वेश्चन एक वीक में करो, ताकि कंसोलिडेशन में जो गलती पहले में हो रही है वो दूसरे में ना हो, जो दूसरे में हो रही है वो तीसरे में ना हो, जो तीसरे में हो रही है वो फोर्थ में ना हो। एक हफ्ते में जब क्वेश्चन करोगे तो सारी एडजस्टमेंट्स तुम्हारे को क्लियर हो जाएंगी और कंसोलिडेशन ओके हो जाएगा। लेकिन जी सर। एक बार तुम्हारे को एक हार्ड स्टेप लेना पड़ेगा, क्योंकि जिस सब चैप्टर से हम डरते हैं, हमें पहले ही डर हम्म। लगता है कि चैप्टर में नहीं आता, तो जब हम पढ़ने बैठते हैं क्वेश्चन करते हैं तो पहले सारी चीजें गलत हो जाती है कि यार मेरे को तो नहीं आता। कोई बात जी सर। नहीं, आ रहा देखो क्या गलती है, समझो, जो क्वेश्चन जी मैंने सर। सॉल्व करवाए हुए हैं वो क्वेश्चन सारे पहले खुद सॉल्व करो, एक क्वेश्चन सॉल्व करो, उसके बाद मेरी वीडियो देख लो कि मैंने वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया हुआ है, देन और सर नेक्स्ट क्वेश्चन बाकी खुद। हाँ, और बाकी चैप्टर्स के लिए नॉर्मल वीडियो से स्टार्ट करूँ, मैराथन वीडियो से स्टार्ट करूँ? मैराथन वीडियो से, जैसे मैंने अभी दूसरे स्टूडेंट्स को बताया है, जो चैप्टर तुम्हारा वीक है वो स्क्रैच से करो, जो चैप्टर ओके है उनकी मैराथन वीडियोस देखो, नोट्स में से रिवाइज करो, और सीधा क्वेश्चंस करने शुरू कर दो उसके, और सिर्फ सर क्वेश्चंस जैसे प्रैक्टिस। पता भी नहीं चलेगा कि बाकी चैप्टर्स में क्या गलत रहा या क्या रहा, तो तो एग्जाम वो के तो क्वेश्चन करोगे ना, वो एग्जाम के क्वेश्चन तुम क्यों कर रहे हो, इसीलिए तो कर रहे हो, नहीं सर। मैंने अभी मतलब बताया जो था ना। हमने हाँ, पेपर भी दिया उसका तो कोई हमें ब्रेकअप मिलेगा नहीं कि कहाँ से क्या मार्क्स कटे, वो क्या नहीं पता हुआ। चल सकता, वो तो नहीं पता चल सकता, वो उसके लिए मैंने अभी जैसे बताया कि जब भी तुम एग्जाम के क्वेश्चन या स्टडी अप से क्वेश्चन करते हो, कॉपी पेन लेके वहां पे सारे क्वेश्चन नंबर लिखो, जैसे वो लिखा होता है कि इस एग्जाम के कितने क्वेश्चन है या स्टडी हब में इस चैप्टर कितने क्वेश्चन है, जस्ट राइट द नंबर्स। जैसे मान लो 18 क्वेश्चन है तो 18 लिख दिया, जितने सही हो हम्म। रहे हैं उनको टिक करा, जो गलत हो रहे हैं उनको मार्क कर दिया कि मेरे इतने गलत है। जो ओके गलत सर। है, सो देखा वो क्यों गलत है, क्या उसमें तुमने मिस्टेक की थी, क्या तुम्हें हम्म। कॉन्सेप्ट नहीं आता था उस चीज का, या फिर तुमने क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़ा था, या हम्म। जल्दबाजी में दिया था, या क्या चीज थी, उस जी सर। गलती पे वर्क करो कि दोबारा ऐसी मिस्टेक ना हो। दिस इज द बेस्ट आंसर। वे टू एनालाइज योर मिस्टेक। ओके सर। आंसर वन लास्ट थिंग हाँ, सर, मैंने ए की प्रिपरेशन स्टार्ट कर ली थी आपके साथ, ठीक एक्सपेक्टिंग है, दैट मेरा एफआर क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो मैं अभी ए को ना करके मतलब नेक्स्ट अटेम्प्ट में करके और मार्च में सिर्फ इस बारी एफआर वापस रिपीट दे दूं? देखो, तुम ये कर सकते हो पार्थ, मैं तो वैसे सजेस्ट करूंगा कि तुम दोनों एग्जाम साथ में दे दो, बट अगर तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस नहीं है तो कोई बात नहीं, तुम ए जो है वो जून में दे देना, ए छोड़ना मत, ए जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ते रहो, मेरा हम्म। जो स्ट्रक्चर है वो फॉलो करते रहो, ए हम्म। छोड़ो मत, प्रैक्टिस है जी पार सर। की कर, सर बर्डन नहीं डालना अपने ऊपर बहुत ज्यादा। द थिंग इज मैंने आपको बताया था कि मेरी मदर की तबीयत खराब है, उनको कैंसर है। ओके, तो मैं उनके मतलब उसमें भी इन्वॉल्व रहता हूँ, जैसे मेरे को हॉस्पिटल जाना होगा थ्रू आउट द फेब्रवरी, तो मेरे को लग नहीं रहा मैं इतना प्रिपेयर कर पाऊंगा न्यू सब्जेक्ट। नहीं ठीक है पार्थ, फिर तुम एफ आर ही करो, डबल ए पे मत करो, आई अंडरस्टैंड यू। तो जस्ट फोकस ऑन एफ आर एंड फोकस ऑन एज मच क्वेश्चंस प्रैक्टिस एज यू कैन। ओके, थैंक यू सर।
ओके, आशीष ने क्वेश्चन पूछा था, सर व्हाट इज द बेस्ट वे टू स्टडी डबल ए मोर इफेक्टिवली। आशीष, डबल ए के लिए इनफैक्ट मैं सारे स्टूडेंट्स को एक चीज बोलूंगा, डबल ए पढ़ने का बेस्ट तरीका है सेक्शन बी के क्वेश्चन सॉल्व करना एज मच एज यू कैन, बस। क्योंकि डबल ए में तुम्हें पता है 70% सेक्शन बी क्वेश्चन आते हैं। सेक्शन बी की टाइपिंग, बच्चों का प्रॉब्लम सेक्शन बी की टाइपिंग में ही होती है सबसे ज्यादा। तो जितने ज्यादा क्वेश्चन टाइपिंग प्रैक्टिस तुम कर सकते हो वो प्रैक्टिस करो। इस बार मैंने जैसे मोनिस है, मैंने मोनिस को इन्वॉल्व करके भी बोला हुआ है कि इस बार तुम्हारे को सारे बच्चों को बताना है कि कौन से कीवर्ड से आंसर स्टार्ट करने हैं, कैसे करना है। इनफैक्ट आई आल्सो पुट स्टेप इन मॉक्स वगैरह भी जो इवैल्यूएट करूंगा मैं खुद सारे इन डेप्थ और बहुत ही स्ट्रिक्ट चेकिंग के साथ इवैल्यूएट करूंगा मॉक्स इस बार। पिछली बार मैंने ओके ओके करी थी, मोनिस को भी मैंने बोला था कि ओके ओके करने हैं, बट इस बार मैं बहुत हार्ड चेकिंग करूंगा। एंड मैं पर्सनली तुम सबसे कॉल पे बात करके बताऊंगा कि तुमने मॉक में गलती करी है, इसको ना करो। बट डबल ए का बेस्ट वे है कि जितने ज्यादा सेक्शंस बी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो, अपनी लैंग्वेज को सुधारो कि उसमें लैंग्वेज कैसी लिखनी है, कीवर्ड्स क्या हैं, क्वेश्चन में कहाँ कहाँ से पॉइंट्स ढूंढने हैं, उस चीज पे ज्यादा फोकस करो। तो डबल ए का तरीका पढ़ने का, सारे स्टूडेंट सुनना, डबल ए का बेस्ट तरीका पढ़ने का क्या है, तुम डबल ए के पहले 6 चैप्टर 7 चैप्टर जो है वो मेरे नोट से रिवाइज करो। उसके बाद सेक्शन बी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो। उसके बाद तुम नेक्स्ट करो, फिर सेक्शन बी के क्वेश्चन, फिर सेक्शन बी के क्वेश्चन। सेक्शन बी के क्वेश्चन जब तुम स्टार्टिंग में प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हारे को लेट्स से टिल 15th फरवरी तक तुमने सेक्शन बी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए। तो उससे क्या होगा, यू आर क्लियर कि मेरी टाइपिंग स्पीड ठीक होगी, मेरे को क्वेश्चन फ्रेम करना आ गया, वो पार्ट क्लियर है। और तुम्हें पता चल जाएगा कि यहाँ पे मेजरली घूम फिरा के उन्हीं जगहों से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जैसे सब्सटेंशियल प्रोसीजर हो गया या रिस्क हो गया, या उसमें कुछ ही चीजें कॉमन है जो पूछी जाती है हर बार, तो वो तुम्हारे माइंड में सेट हो जाएगा। उसके बाद अपने सेक्शन ए पे वर्किंग करो, स्टडी हब के क्वेश्चंस और ये सब। क्योंकि डबल ए में प्रॉब्लम क्या होती है बच्चों के साथ, वो सेक्शन बी में लास्ट में फोकस करते हैं, वो ए पे फोकस बाद में छूट जाता है। तो ए में गलतियां होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं बच्चों। तो तुम सेक्शन ए की प्रैक्टिस करना लास्ट के 10 days में फ्रॉम स्टडी अब और एग्जाम किट। इनिशियली गो फॉर एज मच सेक्शन बी क्वेश्चंस प्रैक्टिस एज यू कैन, क्योंकि टाइपिंग स्पीड और ये थॉट्स कन्वर्जन लास्ट में नहीं हो सकता, ये अभी से करना पड़ेगा। लेकिन सेक्शन ए की जो क्लैरिटी है वो लास्ट में भी हो सकती है। तो अभी सेक्शन बी के क्वेश्चन टिल 15th फरवरी, देन उसके बाद सेक्शन ए के क्वेश्चन स्टडी हब एग्जाम किट से और बॉक्स, बेस्ट स्ट्रैटेजी। सर कोई ग्रुप मिलेगा क्या ज्वाइन करने के लिए एफआर के लिए वापस? हाँ, तो उसमें व्हाट यू कैन डू इज, जो मेरी टीम मेंबर है मीना या मोहसिन, तुम उनको मैसेज कर देना कि आई वांट टू गिव मार्च अटेम्प्ट, तो मेरे को मार्च के बैच में ज्वाइन कर लो, दे विल हैव। तो ओके सर, थैंक यू। सर अभी से फिर सर स्टार्ट करें एफ में तो कंप्लीट कर सकते हैं रियलमी। यस बिल्कुल हो सकता है, पहले मैं एक बार जो कमेंट्स है सारे बच्चों के वो पढ़ लूँ, उसके बाद फिर मैं एक बार वॉइस में बात करूंगा। बिल्कुल हो सकता है अगर तुम अभी से एफ स्टार्ट करो, बिकॉज तुमने ऑलरेडी, अगर एग्जाम तुम्हारा नहीं क्लियर हुआ है, तुमने पढ़ा हुआ है सब्जेक्ट, ऑल यू नीड इज डूइंग रिवीजन एंड क्वेश्चंस प्रैक्टिस, बिल्कुल डेफिनेटली 100% हो सकते हैं। चिराग said, do we have to watch whole 3 hour video of performance appraisal for financial instruments? चिराग, अच्छा, हाँ चिराग, तुम्हें वो देखनी पड़ेगी। तुमने अगर एफ फर्स्ट टाइम कर रहे हो ना, तो तुम्हें परफॉर्मेंस, अगर तो तुम्हें आता है वो चैप्टर, परफॉर्मेंस अप्रेजल नहीं है, इट इज प्रोजेक्ट अप्रेजल। तो प्रोजेक्ट अप्रेजल अगर तुमने एमए पढ़ा हुआ है तो ठीक है, अगर एमए नहीं पढ़ा हुआ तो तुम्हारे को वीडियो देखनी पड़ेगी, अदरवाइज तुम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट स्टार्ट ही नहीं कर सकते, वो कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा। तो Parul sir, I got 43 in PM. I want to ask that in section C, especially on commentary part, I struggle like analysis part in is different in PM section C as compared to FR. Like I miss the points or I'm not able to write. I miss the points together, which becomes mess. Please suggest me how to resolve this part from practicing the question. देखो पारुल, अभी मैं एक चीज तुम्हें बोलूंगा, मैंने अभी तुम्हें एक चीज बताई थी कि थोड़ी सी ना अपनी एक क्लैरिटी रखो। अभी यू सेड कि यू विल गिव एफआर and now you are asking me query for PM. सर मैं जनरल पूछ रहे थे। बट अभी मत सॉरी पूछो, जनरल भी मत पूछो, तुम जो सब्जेक्ट पढ़ रही हो उस सब्जेक्ट पे फोकस करो। अभी एफआर ओके के लिए है तो एफआर पे फोकस करो, एफआर की क्वेरी मुझसे पूछो। अभी ओके हमने डिसाइड किया ना कि यू विल गिव एफआर, सर, तो एफआर करो, ओके ठीक है सर। ना। डोंट डोंट गेट कंफ्यूज, इसीलिए तुम्हारे को प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि तुम बहुत कंफ्यूज हो जाती हो, 3 4 5 6 चीजों में इतनी कंफ्यूज हो जाती हो, फिर मैं कोशिश करता हूँ हर बार तुम्हारी कंफ्यूजन सॉल्व करने की, तो वो होता है, ठीक है ना। डोंट गेट कंफ्यूज, एफआर है तो एफआर, ओके सर। ठीक है। बाकी यस एहतशाम, इस बार जो मॉक इवैल्यूएशन होगा मैं एसीसीए टाइप से ही करूंगा, बहुत स्ट्रिक्ट करूंगा।
बेसिकली क्या है, देखो गाइस, मैं स्टिक भी करूंगा ना, अगर तुमने अच्छा लिखा है तो मैं तो तुम्हें अच्छे मार्क्स ही दूंगा। अब ईसीसी वाले अगर स्लैशिंग कर देते तो मैं क्या करूं, बट आई ऑल्सो ट्राई दिस टाइम कि मैं एटलीस्ट तुम्हें 5-10 मार्क्स की मैं अपने एंड पे भी स्लैशिंग कर दूं, कि हर बच्चे के मैं 5-10 मार्क्स काट के मैं कोशिश करूंगा ये चीज, ताकि एसीसी लेवल पे पहुंचे। So I'm going to do study hub practice for AA now since I think that's more difficult. I did both kits before. ठीक है अक्षय, तुम स्टडी आपके क्वेश्चंस कर लो। पारुल सर, द वे आई क्लियर्ड ऑडिट should apply in similar approach for FR and PM। नहीं पारुल, ऑडिट अलग है, इट्स अ थ्योरी सब्जेक्ट, इट्स अ थ्योरी सब्जेक्ट, उसकी अप्रोच अलग है। एंड आई थिंक जितने भी स्टूडेंट्स हैं दे वांट टू आस्क फ्रॉम यू व्हाट वाज योर अप्रोच दैट यू फॉलोड। तो प्लीज एक बार स्टूडेंट्स को बताओ कि ऑडिट में तुमने क्या अप्रोच फॉलो करी थी। सर अभी अभी बताओ, बच्चों ने पूछा अभी। अच्छा सर, लाइक फॉर ऑडिट, स्पेशली फॉर सेक्शन बी आपको ये करना है कि आप अगर इवन आप प्रैक्टिस तो करनी है, प्रैक्टिस तो है ही है, उसके अलावा बहुत ज़्यादा सॉल्यूशंस जो है एग्जामिनर के वो रीड करने होंगे, चाहे वो आप एंड में करो या लास्ट 15 डेज में करो। जितना ज़्यादा आप आंसर्स रीड करोगे उतना ज़्यादा आप अपनी लैंग्वेज में अपना खुद के लैंग्वेज में बना पाओगे, मतलब फ्रेम कर पाओगे आंसर्स। आपको अपनी लैंग्वेज में भी फ्रेम करना है, ऐसा नहीं है कि मतलब एग्जामिनर के आंसर्स पढ़ लिया या रट लिया, याद हो गया तो वो एकदम पेपर में यू विल डू इट, ऐसा वो मत करना। लाइक नॉट इन अ वे कि कॉपी पेस्ट हो जाए, वैसा नहीं। आपको फिर अपने आप जितना ज़्यादा रीड कर रहे हो सोल्यूशंस, उतना ज़्यादा आप ट्राई करो कि आपने जो रीड किया है वो आप अपने सोल्यूशंस, मतलब आप खुद से कैसे अपने आंसर्स फ्रेम कर रहे हो। ऑडिट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑडिट की टर्मिनोलॉजी यूज़ करना। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सिंपल इंग्लिश में लिख कर आओगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। इट्स नॉट अबाउट इंग्लिश का पेपर, इट इज़ अबाउट आप ऑडिट टर्मिनोलॉजीज कितना यूज़ करो और आप आंसर्स अपने कितना किस वे में फ्रेम करके लिख पा रहे हो, वो उसी से आएगा। जितना ज़्यादा सोल्यूशंस रीड करोगे, इट्स लाइक 60% सोल्यूशन रीड करो और 40% प्रैक्टिस करो। और अगर लगता है कि आपकी टाइपिंग स्पीड स्लो है तो आपको फिर वो 50-50 वैसे, मतलब इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। फॉर सेक्शन ए यू हैव टू डू एमसीक्यूज डेली, क्योंकि मेरे टाइम पे एमसीक्यूज ज़्यादा टफ आया था। और सेक्शन बी नॉर्मली सिमिलर ही होता है। अगर आपने बीपीपी या जो भी कैप्लान कर रहे हो, वो सेक्शन सी के क्वेश्चंस बहुत सिमिलर होते हैं। केस जितने भी आपने प्रैक्टिस कर लिया उसी ही टाइप का आएगा। 19-20 का या 18-20 का फ़र्क हो सकता है। और एमसीक्यूज़ बहुत हर क्वार्टर में चेंज होके आ रहे हैं, तो एमसीक्यूज़ को तो लाइटली मत लेना। लाइक मैंने जो एमसीक्यूज़ किया था, मैं हर दिन करती थी 2 आवर्स एमसीक्यूज़, और मुझे लगभग मेरे को आंसर्स रट गए थे, मेरे को याद भी हो गए थे आंसर्स। तो मैं फिर क्या करती थी, फिर मैं स्टडी हब करती थी, स्टडी हब के भी आंसर्स मुझे फिर याद हो गए थे। तो फिर मैं जो सीबी प्लेटफ़ॉर्म में है प्रैक्टिस पेपर 1 एंड 2, वहाँ पे एमसीक्यूज़ अवेलेबल है, तो फिर मैंने वहाँ से भी किया था। तो जितना ज़्यादा आप कर सकते हो करो, एंड टेक्निकल आर्टिकल पढ़ के जाना, कहीं न कहीं इट माइट हेल्प यू। एंड लास्ट थिंग, वन मोर थिंग, माइंड ओपन रखना पड़ेगा ऑडिट में, क्योंकि ऑडिट इज़ ऑल्सो अबाउट कॉमन सेंस। मतलब आपको वहाँ पे एज़ अ स्टूडेंट पेपर नहीं देना है, यू हैव टू गिव योर एग्ज़ाम एज़ एन ऑडिटर। जैसे कि आप किसी कंपनी में जा रहे हो, क्लाइंट की कंपनी में आप ऑडिट करने जा रहे हो, तो आपको बहुत अपना माइंडसेट बहुत ओपन रखना पड़ेगा, मतलब प्रैक्टिकली थोड़ा ब्रॉडर वे में सोचना पड़ेगा। सेक्शन बी हो जाएगा, सेक्शन बी टफ नहीं आता है, पर वहाँ पे बच्चे ये मिस्टेक करते हैं कि वो घबरा जाते हैं। मैं भी बहुत बार घबराई हूँ पेपर में, मेरे को नहीं आता था, मुझे टाइपिंग में भी दिक्कत हुई है और मुझे लैंग्वेज फ्रेम करने भी नहीं आता था, मैं बहुत कन्फ्यूज़ होते थे। तो वो लिख-लिख के ही होगा, और सॉल्यूशंस रीड करो। जितना ज़्यादा एग्ज़ामिनर के आंसर्स ही आपको बहुत ज़्यादा रीड करना पड़ेगा, डे 1 से लेकर डे 100 तक, मतलब जब तक पेपर नहीं हो जाता है एंड तक। सो द मोर यू विल रीड, द बेटर इट विल गेट, एंड प्रैक्टिस एट द सेम टाइम। यही है। थैंक यू पारुल। एंड आई बिलीव जितने भी स्टूडेंट्स ऑडिट का एग्जाम प्लान कर रहे हैं मार्च में, उनको काफी हद तक क्लैरिटी मिल गई होगी। पारुल ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया सर कि स्पेशली फॉर सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स, हाँ एक मेन चीज़ बताना है। प्रोसीजर्स के लिए प्रैक्टिस तो है ही। देखो सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स में इवन सर भी बता देंगे, पर प्रोसीजर्स का क्या है, कॉमन क्वेश्चन, कॉमन प्रोसीजर्स ही आता है। ऐसा नहीं है कि बहुत आउट ऑफ लाइक रॉकेट साइंस है कि बहुत अलग सब्सटेंटिव प्रोसीजर पूछ लेंगे, ऐसा नहीं है। जो आपने पढ़ा हुआ है वही आएगा, एक किट फॉलो करना, प्रैक्टिस तो कर लेना। हाँ, एक लास्ट शॉर्टकट दे सकते हो,
100 में से आपको कम से कम अगर 60% आपको प्रोसीजर्स याद है ना, तो कोई बात नहीं, उसको याद कर लो, रट लो। मैं भी याद और रट के ही गई थी। बट हाँ, आपको 40% अपना माइंड वहाँ थोड़ा ओपन रखना होगा। आपने जो पॉइंट्स याद किए, तो थोड़ा ऊपर-नीचे करके लिखना होगा, थोड़ा अपना लैंग्वेज फ्रेम करना होगा, सिनेरियो से इंटरलिंक करना पड़ेगा, क्योंकि सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स आप 100% रट के, याद करके, छाप के नहीं आ सकते हो पेपर में। वो गलती मत करना, वो मैंने पहले गलती कर चुकी हूँ। याद करना है, रटना है, वो आपको 50-60% याद करके रट के जाना पड़ेगा, बिकॉज़ कहीं न कहीं कॉमन सेंस भी अप्लाई करना है, कहीं न कहीं वो प्रैक्टिस भी है। बट उसके अलावा अ, अगर आपको लगता है थ्योरी वीक है, याद नहीं हो रहा है, तो आप प्लीज़ अभी से स्टार्ट कर दो प्रोसीजर्स करना। और डायरेक्ट थ्योरी के क्वेश्चंस तो 15-10 मार्क्स का तो वो बहुत स्कोरिंग एरिया होता है। वो तो डायरेक्ट थ्योरी इज़ लाइक अ, याद करके चले जाओ, वो हो जाएगा। 10-15 मार्क्स में से वो 10 मार्क्स आएगा, तो 10 में से 10 आपके कन्फर्म है। तो डेफिनेशंस, टर्मिनोलॉजीज़ एंड इन चीज़ों का ध्यान रखना, क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चंस आते रहते हैं। ये पारुल ने अच्छी बात बोली है एंड दिस इज ट्रू के सब्सटेंसिव प्रोसीजर में ये काफी सारे स्टूडेंट्स को होता है कि सर हम वो लर्न करके जाएं या सिर्फ एक बार समझ लें, क्या करें। दोनों। सब्सटेंसिव प्रोसीजर तुम्हें लर्न करने ही करने पड़ेंगे गाइस, ऐसा नहीं है कि तुम लर्न नहीं, क्योंकि अब मैं तुम्हें बोलूं कि इस चीज के ये स्टेप्स हैं। इस अगर मैं तुम्हें बोलता हूँ, जैसे सब्सटेंसिव प्रोसीजर की बात करते हैं, अगर मैं बोलूं कि एक हमारा जैसे मान लो इन्वेंट्री का हमें असर्शन जो है ये चेक करना है, तो उसमें कैसे हम उसको चेक कर सकते हैं वो तुम्हें बाय हार्ट पता होना चाहिए कि ऐसे भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। वो समझने से ज्यादा लर्निंग पे। तो तुम्हें ये लर्न हो गया कि इन्वेंट्री का असर्शन जैसे कंप्लीटनेस है या एग्जिस्टेंस है वो हम कैसे चेक कर सकते हैं। तुमने वो कॉन्सेप्ट लर्न कर लिए। वो लर्न करने के बाद देन तुम एग्जाम में उसको जो क्वेश्चन है उससे कैसे लिंक करोगे। अब ये क्वेश्चन में कई बार होगा कि कोई जो कंट्रोल्स है वो स्ट्रांग है, कई कंट्रोल्स वीक हैं। जिस चीज के कंट्रोल स्ट्रांग है वहां पे तुम्हारे को टेस्ट ऑफ कंट्रोल से काम हो जाएगा, सब्सटेंसिव प्रोसीजर कम फॉलो करने पड़ेंगे। जिस चीज के केस में बोला गया कि यहाँ पे टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स वीक हैं, उधर तुम्हारे को सब्सटेंसिव प्रोसीजर में जाना पड़ेगा, तो उसको तुम केस के साथ एक्सप्लेन करोगे। तो प्रोसीजर्स तुम्हें बाय हार्ट लर्न करने ही करने पड़ेंगे। इनफैक्ट कंट्रोल जो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स हैं वो भी तुम्हारे को लर्न कर थोड़े बहुत करने पड़ेंगे, क्योंकि टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स भी सेल सिस्टम, परचेज सिस्टम, पेरोल सिस्टम, उसके भी हमें कुछ लर्निंग में जाना पड़ेगा। और वो लर्न करने का तरीका रटाफिकेशन, तुम क्या करोगे, एक चीज को पढ़ोगे 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 पढ़ोगे, बार बार रीडिंग करनी है। सब्सटेंसिव प्रोसीजर अब तुम क्या करना, एग्जाम के 15 डेज पहले कंट्रोल्स, रिस्क और सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स, इसके नोट्स वर्ड टू वर्ड रोज रोज पढ़ना। तो वो तुम्हारे को वैसे ही बाय हार्ट लर्न हो जाएंगे। मैंने हमेशा एक एग्जांपल बच्चों को दिया, दैट इज गाने गाने का। तो कोई भी सॉन्ग तुम्हारा होता है, जब तुम्हारे माइंड में नहीं होता कि मेरे को वो सॉन्ग याद करना है, लेकिन जब तुम वो सॉन्ग बार बार सुनते हो, एक बार, दो बार, 5 बार, 10 बार, 15 बार, तो वो सॉन्ग के तुम्हारी बीट्स जो होती है, सॉन्ग के लिरिक्स होते हैं, वो तुम्हारे को एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड टाइमिंग के अकॉर्डिंग पता होता है कि इसके बाद अब ये बीट आएगी, इतने सेकंड बाद बीट आएगी। और अगर तुम उसको पेज पे लिखो ना, तुम्हारी पूरी एक कॉपी भर जाएगी। अगर तुम लिखो इतने सेकंड बाद ये बीट है, इतने मिलियन सेकंड बाद ये बीट है। क्यों? क्योंकि तुमने वो सॉन्ग बार बार सुना है, रिपीट करके सुना है। ऐसे ही ऑडिट के केस में थ्योरी सब्जेक्ट है, तो कीप ऑन रीडिंग इट अगेन एंड अगेन। इनफैक्ट फॉर एफआर ऑल्सो, जो भी चैप्टर में तुम्हें लग रहा है जैसे कंसोलिडेशन है कि सर इसमें बहुत सारे फॉर्मुलेज हैं, मुझे नहीं समझ आ रहे, दिक्कत आ रही है, कीप ऑन रीडिंग इट अगेन एंड अगेन। कंसोलिडेशन उठाओ, उसकी जो फॉर्मुला शीट मैंने दी हुई है, फॉर्मेट दिए हुए, हर रोज सीधा सीधा फॉर्मूला होगा, अच्छा ये कंबाइन होता है, ये होता है, ये होता है, उसके बाद हमारा पहला वर्किंग नोट इस चीज का, दूसरा वर्किंग नोट हमारा नेट एसिड, उसमें ये आता है, उसमें ये आता है, उसमें ये आता है, उसमें आता है, इसका ये ट्रीटमेंट होता है, इसका ये ट्रीटमेंट होता है, इसमें अच्छा ये भी तो होता था, ये भी होता था, वो भी होता था, गुडविल का ये कैलकुलेशन। कीप ऑन डूइंग इट फॉर 4-5-6 डेज, तो तुम देखना तुम्हें कंसोलिडेशन सारी चीजें वैसी याद होनी शुरू हो जाएगी। तो ये चीज अब सारे स्टूडेंट तुम ज्यादा फॉलो करना कि कीप ऑन रिवाइजिंग द थिंग अगेन एंड अगेन एंड डूइंग अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चन, लॉट ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ठीक है गाइस, एनी अदर डाउट एनीवन हैव? सर, एक चीज़ पूछनी है। या पारुल? एफआर का कंसोलिडेशन का तो आपने बता दिया। एफआर का कमेंट्री पार्ट जो होता है वो मैं सॉल्यूशंस रीड करना स्टार्ट, मतलब मुझे वो हेल्प करेगा कमेंट्री में? नहीं थोड़ी मैं नहीं, स्ट्रगल बुक की करती कमेंट्री हूँ। इतनी हेल्प नहीं करेगी, क्योंकि बुक में जो बीपीपी में फॉर्मेट्स हैं वो अलग है, तो स्पेशली क्या फॉर कंसोलिडेशन। क्या करूँ फिर मैं? कमेंट्री उसके रेशियोज का पूछ रही हूँ मैं, एनालिसिस का। हाँ, रेशोज के लिए करना पड़ेगा। फॉर रेशोज यू हैव टू, जैसे तुमने डबल ए के लिए तुमने जो चीज बताई है ना अभी कि यू हैव टू रीड सॉल्यूशंस अ लॉट, हाँ, सेम थिंग यू हैव टू अप्लाई ऑन योरसेल्फ फॉर इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन भी थ्योरी, थ्योरी थ्योरी है तो लिखने उसके के लिए लिए तुम्हारे सॉल्यूशंस को रीड पहले, करूँ। हाँ,
यू हैव टू रीड 6, 7, 8 क्वेश्चंस कि तुम्हें समझ आना स्टार्ट हो जाएगा कि वो इन सिचुएशंस में किस तरह से उसको एनालाइज करके किस तरह से उसको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है सर। और सर एमसीक्यूज का जो एफआर का है अभी जिस हिसाब से 49 आया तो मेरे को तो खुद ही नहीं पता वेयर आई वेंट रॉन्ग, मतलब मुझे तो आइडिया भी नहीं है। तो उसके लिए फिर मेरे को 85 आप जो कह रहे हो 80 प्लस टारगेट के लिए, तो एमसीक्यूज का कुछ थोड़ा सा टिप अभी मैंने बताया कि क्या? तुम स्टडी अपनी स्टडी हब से क्वेश्चन करो, जितने क्वेश्चन है पेज पे लिखो, जो सही है वो सही, जो गलत है उनको क्रॉस, जो गलत है वो क्यों गलत हो रहा है उस पर वर्क करो, बस बेस्ट अप्रोच। ठीक है, जो गलत हो रहा है तो अगर वो देखना है कि कंसेप्चुअल मिस्टेक हो रहा है या सिली मिस्टेक हो रहा है, उस हिसाब से देन हाँ आई हैव टू रिवाइज अगेन। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर, गॉट इट, थैंक यू। ठीक है, एनी डाउट एनीवन हैव गाइस? सर यस अरिंदम। सर मैं बोल रहा हूँ कि जैसे कि मैं जैसे सुनना गाइस, रिजल्ट देखा अरिंदम तो जस्ट मैं 1 सेकंड, जिसको कोई चीज पूछनी है ना प्लीज अपना हैंड रेस कर लो, मैं फिर बात करके फिर हैंड डाउन कर दूंगा ताकि एटलीस्ट सबका हो जाए, वरना फिर मैं पूछूंगा फिर कोई एक रह जाएगा। तो सारे प्लीज अपना हैंड रेस कर दो जिसको क्वेरी पूछनी है। यस अरिंदम। सर जैसे कि मैं जब अपना रिजल्ट देखा तो मैं फिर से शुरुआत कर दिया, मैं पूरा एक एक लेक्चर देखना शुरू कर दिया। तो मैं क्या वही करूँ कि मैं जस्ट एग्जाम किट का मतलब जैसे नहीं नहीं, रिवीजन लेक्चर वीडियो मत देख। देखो ना अरिंदम, यू डोंट देखो, लेक्चर तुम देखोगे इट्स गोइंग टू बी अ टाइम वेस्ट, तुम बोर हो जाओगे। हाँ वही। तुम मैराथन वीडियोस देखो और नोट से खुद रिवाइज करो। अगर तुम्हें लग रहा है कि ये चैप्टर तुम्हें आता है तो सीधा एग्जाम के क्वेश्चंस करने शुरू कर दो। अगर तुम्हें लगता है कि वो चैप्टर नहीं यार, इस चैप्टर में दिक्कत आ रही है, मेरे को कमी है इसमें, अभी समझ नहीं आ रहा, अभी भी गलतियां हो रही है, बहुत मिस्टेक्स हो रही हैं, मुझे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए, तो एक बार उसकी वीडियो दोबारा देखो। इनिशियली यू हैव जैसे कि टू हम अभी लेक्चर देख डू रहे हैं। फ्रॉम मैराथन वीडियोस। ओके ठीक है सर। सर ये ठीक है ना? लेक्चर देखा था ना तो मुझे लगा अरे मैं इतना सारा कॉन्सेप्ट शायद भूल गया था, तो मुझे ऐसा लग रहा है देख देख के बार बार, तो मैं वही नहीं बोल नहीं, रहा हूँ। वो तो होगा तभी मैराथन, देखो मैराथन वीडियोस में भी सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने कराया हूँ। तो स्टार्ट फ्रॉम मैराथन वीडियोस। अगर तुम्हें लगता है तो तुम क्या कहते हैं वो करना, अगर तुम्हें लगता है तो तुम चैप्टर की वीडियो देखना, अदरवाइज मैराथन वीडियोस आर फाइन। सर मैं और एक पूछना चाहता हूँ, तो क्या मैं सर अभी मैं बेसिक में था पहले, हाँ तो मैं बाद में फिर आपसे मैं हार्ड कॉपी बुक मंगाया था, तो, ये मोहसिन सर से। हाँ। तो क्या मैं अभी स्टैंडर्ड मैं प्रीमियम में चल जाऊँ, क्योंकि आप उसमें 1 to 1 सॉल्व करते हैं, तो मुझे इसको समझ नहीं में तुम नहीं आ रहा स्टैंडर्ड में कर लो, तो। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ठीक है आप पता है क्या अरिंदम, जो भी तुम्हारा एफआर था ना, सर। यस यस सर। देखो अरिंदम तुम्हें ना अब एफआर में आई टेल यू इट्स मोर ऑफ लाइक यू हैव टू डू लॉट ऑफ प्रैक्टिस नाउ। जो 1 to 1 यस सेशन सर। या जो डिस्कशन वाली बातें हैं वो फर्स्ट टाइम होती है जो हाइब्रिड बैच में होती है। ठीक है ना? अब यस तुम सर। हाइब्रिड में आओगे उससे फायदा नहीं होगा, क्योंकि हाइब्रिड में क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स हैं जिनको सिलेबस अपना टाइम पे कंप्लीट करना है, उनको प्लानिंग करनी है, उनके लिए हाइब्रिड यूजफुल है। तुमने तो सिलेबस एक बार ऑलरेडी करा हुआ है, तो व्हाई डू वांट टू पे फॉर दैट? ठीक है तुम सर। अपना रिकॉर्डिंग में रहो, तुम अपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस करो। तुम सबके लिए गाइस मैं एक चीज कर रहा हूँ, इवन इफ यू आर फ्रॉम रिकॉर्डेड बैच, इवन इफ यू आर फ्रॉम हाइब्रिड बैच, मैं तुम्हारा इस बार मॉक इवैल्यूएट मैं खुद करूंगा, सबका करूंगा, आई प्रॉमिस यू। तुम सारे स्टूडेंट्स का मैं मॉक इवैल्यूएट करूंगा, चाहे तुम रिकॉर्डेड में हो चाहे हाइब्रिड में, डोंट वरी अबाउट। मुझे बस बता देना कि सर मैंने मॉक करना है। मुझे तुम्हारे तुम्हारे सबके नाम याद है, बिकॉज यू आर माई ओल्ड स्टूडेंट। मैं नाम बच्चों के जनरली नहीं भूलता, मतलब मुझे पता होता है नाम से कि बच्चा मुझसे पढ़ा हुआ है। तुम सबके मॉक्स मैं खुद चेक करूंगा, एक एक मॉक तुम्हारा एक ही साइट पे जो अवेलेबल होगा। ठीक है? ये सर अपन। सर वो ऑडिट में ये तो मेरा टेक्निकल इशू के लिए तो मेरा रिजल्ट नहीं आया, और रिजल्ट में ऐसे लिखा हुआ था कि जितना भी कंप्लीट किया था टेक्निकल हाँ इशू से पहले उससे तो पासिंग मार्क्स नहीं आया, तो मेरा पूरा अटेम्प्ट ही क्लियर कर दिया गया है, और जैसे आपको बताया था उन्होंने रिफंड कर दिया है। लेकिन सर हाँ। अभी कॉन्फिडेंस बहुत लो है, लग नहीं रहा है कि मार्च तक हो पाएगा सही से ऑडिट। नहीं नहीं, हो जाएगा अर्पण, बिल्कुल हो जाएगा, तुमने एक बार पढ़ा हुआ है ना। जी सर, पूरा पढ़ा हुआ है वही। बस 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 फिर अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। ये मैं नहीं कह रहा कि कॉन्फिडेंस, इट्स नॉट कॉन्फिडेंस, इट्स अबाउट कि वो एक तुम्हारे अंदर डर बैठ गया कि पता नहीं होगा नहीं होगा। वो डर निकाल दो। हाँ सर, वही वही। उस डर को ओवरकम करना है, एंड वो ओवरकम कैसे करना है? उठाओ चैप्टर, करना शुरू कर दो। जितना हम सोचेंगे, अब मैं देखो गाइस, मैं तुम सबको एक चीज बताता हूँ, जैसे डर की बात है, कॉन्फिडेंस की बात है, जैसे मैंने तुम सबको पीएम का एग्जांपल दिया था ना, मैं पीएम से बहुत डरता था, बहुत डरता था मैं पीएम से। मैंने और पीएम के लिए ट्यूटर्स मैंने बहुत अच्छे अच्छे ढूंढे। एफआर के लिए बहुत है, डबल ए के लिए बहुत है, ठीक है, एफएम के लिए बहुत है, पीएम के लिए ट्यूटर्स बहुत कम है, बहुत कम है जो मतलब अच्छे हैं। तो पीएम के लिए मैंने ट्यूटर्स ढूंढे, मुझे नहीं मिले।
तो मैंने टुक दी चैलेंज। एक बार तो मेरे को आज भी डर लगता है, मैं ऑनेस्टली बताऊं। पीएम में आई हैव कंप्लीटेड टिल चैप्टर नंबर 17 और अभी 3 चैप्टर्स पेंडिंग है जो मेरे नेक्स्ट वीक तक मोस्ट लाइकली हो जाएंगे। और बच्चे मुझसे क्वेरी पूछते हैं, मेरे को आज भी डर लगता है कि अगर कोई बच्चा पिछले चैप्टर की क्वेरी पूछ लेगा मैं क्या जवाब दूंगा, क्योंकि मेरे को अभी नहीं, बिल्कुल नहीं याद। मैं खुद बच्चों को ऑनेस्टली बोलता हूँ, FR मेरे को याद है क्योंकि मैंने वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद अब मैं उसको पढ़ता भी हूँ साथ साथ। पीएम पहले मैं एक बार पूरा सिलेबस कंप्लीट करूंगा। कंप्लीट करने के बाद मुझे अभी उनके सारे सेक्शन सी के क्वेश्चंस की वीडियोस बनानी है, एटलीस्ट 15-20 क्वेश्चन की वीडियोस मैं बनाऊंगा। वो बनाने के बाद मुझे पीएम की मैराथन वीडियोस भी बनानी है, मुझे मैराथन नोट्स भी बनाने हैं पीएम के। तो डर मेरे अंदर अभी भी बहुत है, लेकिन मैं जब भी कोई वीडियो बनाने बैठता हूँ ना, मैं अपना टैब ओपन करता हूँ, अभी भी मेरे मन में डर होता है कि यार चैप्टर पढ़ना है यार, पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। अभी अब इस बात इतने सालों से ये करा रहा हूँ, पीएम छोड़ रखे है, नया चैप्टर पूरा पढ़ना और पढ़ना अपने लिए कि चलो आधा समझ आया, थोड़ा बहुत समझ आया, कोई बात नहीं। लेकिन जब उसकी वीडियो बनानी होती है तो और डर लगता है, यार मुझे खुद अपनी जब तक क्लैरिटी नहीं होगी तो मैं बच्चों को कैसे क्लियर करूंगा। तो एक एक चीज को वर्ड टू वर्ड पढ़ना, अलग अलग बुक से पढ़ना, अपनी पुरानी जो मैंने यूट्यूब पे वीडियोस बनाई हुई है वो देखना। तो डर मुझे भी बहुत ज्यादा लगता है उसमें, लेकिन मैं क्या करता हूँ, जब मेरे को डर लगता है ना, मैं तुम्हें सिंपल दिखाता हूँ। तो कोई मेरा ये ब्लॉक है, I'll show you, just give me one second। मुझे जैसे ही डर लगता है ना, मैं सीधा सीधा ये मेरा टैब है जिसमें मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ। देख टेढ़े जैसे हुई स्क्रीन को, एक सेकंड गाइस, आई डोंट नो व्हाई ऐसी हो। अब हो जाएगी। ओ टैब के चक्कर में पता नहीं गाइस, रुको मैं इसको चेक करता हूँ, कुछ मिस्टेक, कुछ एरर हो गया होगा शायद। जस्ट गिव मी 1 सेकंड। सेटिंग कैमरा, जस्ट गिव मी 1 स्मॉल सेकंड गाइस, थोड़ी टेक्निकल चीजें होती हैं। अभी भी रेडी आ गई। आप ठीक है। अरे हाँ, अरे ये कौन था? सॉरी सर, सॉरी सर। कोई बात नहीं। तो ये गाइस मेरा टैब है, मैं टैब ओपन करता हूँ। टैब ओपन करके साथ ही इसमें अपने नोट्स बनाने शुरू कर देता हूँ, पढ़ना शुरू कर देता हूँ। और रिकॉर्डिंग करनी है तो रिकॉर्डिंग करनी शुरू कर देता हूँ साथ। जब भी मुझे डर लगता है पढ़ते हुए, जब भी डर लगता है, मैं सिंपल अपना टैब ओपन किया, ये ओपन करके इसमें साथ ही मैंने नोट्स बनाने शुरू कर दिया, पढ़ना शुरू कर दिया, विदाउट थिंकिंग के चैप्टर में क्या होगा, पढ़ पाऊंगा नहीं पढ़ पाऊंगा। उससे क्या होता है कि जब मैं बिल्कुल अपना माइंड फ्रेश करके एक बार स्टार्ट कर देता हूँ ना, उसके बाद नहीं रुका जाता। मुझे अभी भी हंसी आए जो भी वो करा था सबने। आई थिंक किसने किया था। तो एनीवेज गाइस, चलो, तो ये चीज है, तो डरना किसी ने नहीं है, ठीक है। सबको जस्ट बी एक्टिव एंड यस, दैट वाज अ गुड रिफ्रेशमेंट अर्पण। तो ठीक है, डरना किसी ने नहीं है। यस आप सैफा, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सैफा। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि चैप्टर 1 to 4 क्या एमसीक्यू आएंगे या फिर लाइक लॉन्ग क्वेश्चंस में आएंगे? डबल ए के जी सर। 95% एमसीक्यूज में ही आते हैं, वो लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं आते। और अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आए तो 2 to 3 मार्कर उसका वैसी कोई एक्सप्लेनेशन आ जाएगी जो तुम जनरली अपनी लैंग्वेज में करके दे सकती हो। और सर सब्सटैंटिव प्रोसीडियर्स के लिए पूछना था कि हाँ उसमें जो बुकिश लैंग्वेज है वो काफी टफ है, और वो मतलब अगर हम डिटो कॉपी वही लर्न कर लिए तो फिर वो तो गलत हो जाएगा, तो फिर इसको नहीं कैसे नहीं, हम देखो मैनेज करें? सब्सटैंसिव प्रोसीजर का करने का तरीका क्या है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, तुम्हारा नॉन करंट एसेट में तुम्हें वैल्यूएशन चेक करनी है। तो नॉन करंट एसेट की वैल्यूएशन चेक करने के लिए तुम्हें सिर्फ ये चीजें याद रखनी कि वैल्यूएशन कैसे चेक हो सकती है। कि वैल्यूएशन मतलब कि वो जो फिगर लिखी हुई है नॉन करंट एसेट की वो सही है कि नहीं। तो उस फिगर के लिए हाउ यू कैन चेक इट, कि तुमने जो पुरानी कैरिंग अमाउंट थी उस पर जो आज तक डेप्रिसिएशन लगी है वो चेक कर ली। अगर वो एसेट रीवैल्यू हुआ था तो उसकी रीवैल्यूएशन फिगर चेक कर ली। एसेट की इनवॉइसेस चेक कर लिए, जो उनका परचेज प्राइस था और उन पे डेप्रिसिएशन रेट जो कंपनी की पॉलिसीज थी वहां से चेक कर ली। ऐसे करके तुम्हें ये प्रोसीजर्स क्रक्स में लर्न करने हैं जो मैंने अपने नोट्स में कराया हूँ।
यू नीड टू जस्ट लर्न दी सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स क्रक्स, कि कैसे हम उसको चेक कर सकते हैं। जैसे कि मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ, एग्जाम टाइम में उसको फिर जब तुम बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगी इसके सेक्शन बी के, देन यू विल कम टू नो, जैसे अभी पारुल ने भी बताया था कि व्हेन यू स्टार्ट रीडिंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस यू विल गेट टू नो कि क्वेश्चन से लिंक करके हमें आंसर कैसे देने हैं। हमें चीजें पता होनी चाहिए कि ये भी है, 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 ये भी। वो चीजें तुम्हें याद करनी है, नॉट वर्ड टू वर्ड के बुक में उन्होंने कैसे लिखा हो। सर कैन आई से वन थिंग ऑन दिस? या पारुल प्लीज प्लीज। टेक्स्ट बुक में जो दिए हुए हैं ना प्रोसीजर्स, वो आप पढ़ लो, चैप्टर तो आपको कंप्लीट करनी है, बट जो एग्जाम किट है ना, मैंने एग्जाम किट से ही अपने नोट्स बनाए थे। एग्जाम किट में अगर 10 सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स की क्वेश्चन है फॉर एग्जांपल, तो 10 क्वेश्चंस सिमिलर लेवल के हैं। नॉन करेंट असेट हो गया, रिसीवर्स हो गए, पेबल्स हो गए, तो आपको ना वहां से आप अपने थोड़े अपने लैंग्वेज में अपने नोट्स बना लो, एंड वही उसी को पीडीएफ में कन्वर्ट करके या जैसे भी वॉटेवर उसको फिर बार-बार रीड करो, एंड थोड़ा अगर वो लग रहा है कि वो डिफिकल्ट है, देन ऑफ कोर्स सर विल हेल्प यू आउट, और थोड़ा आप चैट जीपीटी से भी आप हेल्प ले सकते हो अगर एग्जामिनर मतलब एग्जामिनर के सॉल्यूशंस दिक्कत आ रही है समझने में, मतलब द लैंग्वेज। सो बुक में मत जाओ, एग्जाम किट पे ज्यादा फोकस करो, स्पेशली सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स के क्वेश्चंस, और उन्हीं को ही रीड करना है, उसी से ही होगा। दैट्स इट। सर एक लास्ट क्वेश्चन है या जैफा प्लीज। सर। यूके कॉर्पोरेटिव कोड्स जो है वो प्रिंसिपल्स है ABCDEFGH आई मीन नहीं एफ याद तक जो करना, है, याद नहीं करना है? नहीं बिल्कुल नहीं याद करना। थैंक यू सो मच सर। ठीक है। यस आशीष। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून आशीष। हाँ सर, अभी मैं डबल ए के सब्जेक्ट कर रहा हूँ, तो अभी मैं 6 चैप्टर पे हूँ, जो कि ऑलमोस्ट कल कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा। और अभी आपका जो प्लान आया है उसमें अभी हमें 9, 10 और 11 चैप्टर करने हैं। तो उस हाँ। हिसाब से देख रहा हूँ तो मेरा अभी सिलेबस बहुत पीछे चल रहा है अभी, 2 चैप्टर ओके। पीछे। तो ये मैं देख रहा हूँ कि मार्च से पॉसिबल हो पाएगा ये टोटल कंप्लीट करना? कैसे हो पाएगा ये? तुम एफ आर तुमने करना है, एफ आर हो गया है? नहीं, FR का मेरा रिजल्ट आया था तो नेगेटिव हो गया था। अच्छा। तो आपने और तुम बताया था अभी 6 चैप्टर पे एफ आर ए डबल ए हाँ, किया ना? आपने हमें सजेस्ट किया था कि आप मार्च में ऑडिट ले जाओ और जून में FR ले जाओ। तुम्हारे एफ आर में कितने मार्क्स आए हैं आशीष? इस बार 39 आया है, पिछले बार 49 आए थे। अच्छा, हाँ हमारी बात हुई थी, आई रिमेम्बर। हाँ, तुम फिर इस बार ऑडिट करो, एफ आर को छोड़ दो। एफ आर तुम जून में फ्रेश स्टार्ट करके करना, क्योंकि तुम्हारे मार्क्स कम आए ना इस बार। तो कम मतलब कि थोड़ा सा एफ आर तुमने ड्यू टू रीडिंग इट अगेन। क्या होता है जब एक सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद हम दोबारा पढ़ते हैं, कई बच्चे नेक्स्ट टाइम उसको ज्यादा मार्क्स से कर जाते हैं, कई बच्चे नेक्स्ट टाइम और किसी रीजन की वजह से कम मार्क्स लेके आते हैं, कि वो कहते हैं ना बोर हो गए सब्जेक्ट से, फिर वो पढ़ने का मन भी नहीं किया, फिर वो आउटपुट नहीं आया, तो इसलिए दे नीड अ ब्रेक। तो तुम ऑडिट करो, और ऑडिट अगर इंडिविजुअल ऑडिट करो हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, डोंट वरी। अभी जो मेरा सिलेबस पीछे चल रहा है, अभी दो चैप्टर हाँ पीछे हाँ, चल रहा है अभी, कोई तो वो बात नहीं, कवर हो हो जाएगा। सकता है ना? तुम अभी Yes. 6 चैप्टर पे हो ना, तो 6 चैप्टर तुमने कर लिया, तो 7th 8th करके 6 7 8 के एग्जाम के क्वेश्चन सेक्शन एक ही करना। और अभी मोनिस का सेशन हुआ था कल, वो सेशन की वीडियो देख लेना, जिससे यू विल गेट टू नो हाउ टू राइट सेक्शन बी क्वेश्चन ऑफ रिस्क असेसमेंट। ठीक है। और उसके बाद तुम 9 और 10 चैप्टर कर लो, हो जाएगा इस वीक। 7 8 चैप्टर छोटे से हैं, उसके बाद तुम्हें एक वीडियो देखनी है, एग्जाम के क्वेश्चन करने हैं। 9 चैप्टर छोटा है, 10 चैप्टर बड़ा है, तो इस वीक तुम 10 चैप्टर तक कर सकते हो, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगाना है, हो जाएगा। ओके सर। ठीक है ना? इस चीज का गाइस मैं तुम सबको एग्जांपल देता हूँ। आई थिंक तुम्हारे बैच में से ही एक स्टूडेंट था, हर्ष। मुझे नहीं पता कि तुम्हारे कौन, तुम में से किसके बैच में था वो। देयर वाज अ स्टूडेंट हर्ष, मैं हर बार एग्जांपल दिया हर्ष का। ही गेव एफआर एग्जाम, उसने नॉलेज लेवल मुझसे पढ़ा था, उसके बाद एफआर का एग्जाम उसका था जून में। ही गेव हिज एफआर एग्जाम एंड ही स्टार्टेड फ्रॉम 22 और मे बी 23 ऑफ अप्रैल। 22 और 23 अप्रैल से उसने एफआर पढ़ना शुरू किया था, और उसका जून में एग्जाम था। दैट मीन्स जस्ट 1 मंथ अगो, मतलब 40 डेज उसके पास थे। और सबसे बड़ी बात, ही वाज अ स्टूडेंट फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, जिसने कॉमर्स बैकग्राउंड भी उसका नहीं था। वो आज उसने एफआर भी कर लिया, उसका डबल ए भी हो गया उसका, आई थिंक। हाँ, डबल ए भी हो गया। पीएम उसने पढ़ना है, आई थिंक पीएम या एफएम, उसने एफएम चेक कर लिया, मुझे आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली स्टेटस। एफआर का सब्जेक्ट उसने 40 डेज में कर लिया, और वो भी एक साइंस बैकग्राउंड का स्टूडेंट। तो जब ये चीज पॉसिबल है, तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं। सर
यस पारुल, स्टूडेंट का 100 में से 100 आया है एफआर में। किसका? सर आई थिंक ही इज फ्रॉम एलेंस, पता नहीं उसने वहां से ली है कोचिंग है, आई डोंट नो कहाँ से। मतलब ऐसा भी होता है क्या 100 में से 100 आ सकता है क्या एसीसी में? हाँ, आ सकते हैं। इनफैक्ट हमारा भी 94, एक स्टूडेंट है, उसके 95, 97 आया है मार्क्स। हमारा एक स्टूडेंट है, उसके 91 आए एफआर में। बाप रे। तो ऐसा नहीं है, 100 आउट ऑफ 100 आते हैं, बिल्कुल आते हैं। और सर इट्स गॉड नॉट, गिफ्टेड। नहीं इट्स नॉट गॉड गिफ्टेड, इट्स प्रैक्टिस। उन बच्चों ने इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए होते हैं। अरे मैंने यूट्यूब पे वीडियो बनाई है, तुम्हें जो तुम गॉड गिफ्टेड की बात कर रही हो, मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो बनाई थी एक स्टूडेंट के साथ, आई थिंक देवांश, तुम चेक करना, देवांश अंशुल मित्तल वीडियो, देवांश यूट्यूब पे सर मैंने बनाई देखा थी। था मैंने। उस स्टूडेंट ने एफआर डबल ए सारे सब्जेक्ट सिर्फ यूट्यूब वीडियो से मेरे देख के करे, विदाउट एनी कोचिंग, जिसमें 3 में उसके वर्ल्ड रैंक आए हैं। उसने सिर्फ यूट्यूब वीडियोस देखी है, सिर्फ सेल्फ स्टडी करी है, और उसने सब्जेक्ट को बिल्कुल बस कह रहे, मतलब उसका टारगेट क्या था, वो क्यों पढ़ता था, वो क्या होता था, वो ये नहीं सोचता था मेरे को पास होना है। वो कहता भाई मेरे को तो 90+ ही मार्क्स लाने हैं, मेरे को तो रैंक लेके आना है, और लाने ही है। ये नहीं है सिर्फ बोलने के लिए, ठीक है ना, बोलने के लिए नहीं था उसका कि मैंने सिर्फ करना है, पास होना है यार, रैंक लाना है, हो जाएगा, देखी जाएगी, नहीं, उसका भाई रैंक लाना है मुझे, और आएगा रैंक। उससे मैं कोई चीज, जब हमारी बात होती थी, कोई क्वेरी मुझसे पूछता था, मैं वैसे क्वेरी यूट्यूब वाले स्टूडेंट्स की जनरली नहीं सॉल्व कर पाता, बट मुझे पता था कि वो बहुत ही रेयर कोई क्वेरी पूछता था, लाइक एक आधे महीने में एक आधा क्वेश्चन जो बहुत ही डिफिकल्ट होता था। मुझे खुद वो क्वेरी जब देखता था ना, मैं और वो बैठ के आधा घंटा सोचते थे कि यार ये करा कैसे। हम दोनों डिस्कस करते थे, मतलब इट्स नॉट लाइक मुझे लगता था कि मैं टीचर हूँ वो स्टूडेंट है, मुझे लगता था कि हम दोनों ही स्टूडेंट है। जैसे हम जब डिस्कस करते थे, वो भी खुश होता था कि सर भी कैसे आंसर्स दे रहे हैं, क्या क्या लॉजिक्स लगा रहे हैं, मैं भी खुश होता था कि वो क्या क्या लॉजिक्स लगा रहे हैं, कैसे कैसे सोच रहे हैं कि आंसर कैसे हो सकता है, ये फॉर्मूले में से इसमें ऐसे होता था, उसका ये रीजन था, वो ऐसे होता था, इसमें ऐसे होता था, इन्होंने कैसे करा, इन्होंने कैसे करा, हम फाइट करते थे आंसर से, ठीक है ना। तो वो माइंडसेट मैं चाहता हूं कि सबका आए, सर सारे ऐसे स्टूडेंट्स का। स्टूडेंट्स जिनके 80+ है 90+ है वो स्टडी हब एग्जाम किट के अलावा ऐसा क्या करते हैं जितना इनका ऐसे मतलब मैं वही मार्क्स? बता रहा हूँ, इट्स नॉट अबाउट स्टडी हब एग्जाम के क्वेश्चन करना, वो इनसे इनको करने से पहले भी ना, जब वो चैप्टर पढ़ते हैं और चैप्टर पढ़ने के बाद जब वो क्वेश्चंस करते हैं ना, अगर उन बच्चों का एग्जाम किट का एक क्वेश्चन गलत हो जाए ना, वो अपने आप को डांटते हैं कि गलत क्यों हुआ है, मेरा ये आंसर गलत क्यों है, क्या गलती करी है मैंने इसमें, क्या मुझे फॉर्मूला नहीं आता, क्या मैंने डेट में गलती करी, डेट में गलती करी, कितना बेवकूफ हूँ यार, मुझे डेट नहीं समझ आ रही इसमें, हद है, मैं तो बिल्कुल पागल हूँ, मेरे को डेट ही समझ नहीं आ रही, कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो रहा, यार कॉन्सेप्ट क्यों नहीं क्लियर हो रहा मेरे को, बुक खोलो, सब कुछ बुक में लिखा हुआ है। वो सर पता है वो क्या जो कहता था करते मुझे, हैं वो डेप्थ में पढ़ते हैं बहुत ज्यादा। नहीं नहीं नहीं, डेप्थ में, ये डेप्थ में नहीं है, ये तरीका पढ़ने का एक्चुअली में ऐसा ही है, वो तो हमने लाइटली लेना शुरू कर दिया। अब प्रॉब्लम क्या थी, मैं तुम्हें आई टेल यू ऑनेस्टली, जब मैंने फर्स्ट टाइम अपनी क्लासेस देनी शुरू करी थी, मैं एग्जाम जैसे अभी भी मैं नॉलेज लेवल की जो क्लासेस देता हूँ, मैं जी। नॉलेज लेवल की क्लासेस के साथ अपनी जो लाइव क्लासेस करता हूँ, मैं एग्जाम किट सॉल्व नहीं कराता हूँ उनको। मैं कहता हूँ तुम एग्जाम किट खुद सॉल्व करो, नेक्स्ट डे आके जितनी तुम्हारी क्वेरीज हैं, चाहे सारे क्वेश्चन में क्वेरीज है, मुझसे पूछो, बट आई वांट यू टू सॉल्व द क्वेश्चंस फर्स्ट। एंड मैं तुमसे रैंडम क्वेश्चन पूछूंगा इसमें से, कि मुझे रैंडम क्वेश्चन बताओ कि इसका आंसर तुमने अगर जैसे 10 बच्चे, 10 बच्चों में से उन्होंने, एक बच्चे ने मुझसे 4 क्वेश्चन में क्वेरी पूछी, आई बिलीव कि बाकी क्वेश्चन सही करें, मैं रैंडमली उसमें से कोई क्वेश्चन पूछूंगा कि बताइए ये क्वेश्चन का आंसर क्या है। वो ठीक से अगर नहीं बता दी तो ठीक है, नहीं बताया मैं कहूंगा देख लो, तुम अभी से सीरियस नहीं हो कि तुमने बस सॉल्यूशन पढ़ लिया, समझ आ गया, क्वेश्चन पता ही नहीं है। तो यही, और स्किल लेवल में मैं ये चीज नहीं कर सकता, क्योंकि स्किल लेवल के एग्जाम किट में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो एग्जाम किट से समझ आती है, जो मुझे भी जब मैंने एग्जाम किट वीडियोस बनाई तब क्लियर हुआ, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चंस, काफी सारे कॉन्सेप्ट। तो जो भी तुम जब भी आगे कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, कोई भी क्वेश्चन अगर गलत हो रहा है, तो सोचो वो गलत क्यों हो रहा है, इसको मुझे गलत नहीं करना, नेक्स्ट टाइम वो क्वेश्चन मेरा सही होना चाहिए। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो क्यों कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, यू हैव नोट्स विद यू, मेरे नोट्स तुम्हारे पास हैं, तुम्हारे पास मैराथन वीडियोस हैं, तुम्हारे पास पूरी बुक है, बुक में कोई ऐसी कोई चीज नहीं जो बुक में ना लिखी हो, हर चीज बुक में लिखी हुई है। वो जो स्टूडेंट है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, देवांश की, उसने मेरे को एक चीज क्या बताई थी, कहता सर जब मेरे को कोई चीज नहीं समझ आती थी ना, मैं बुक खोल के वर्ड टू वर्ड रीड करता था। आज की डेट में प्रॉब्लम पता है क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेजरली स्टूडेंट्स की क्या है, दे डोंट हैव रीडिंग हैबिट, उनको स्पून फीडिंग चाहिए। और वो गलत नहीं है, ठीक है, हम ऐसे बन चुके हैं कि टीचर है, टीचर पढ़ाएगा तो ही उनको समझ आएगा,
आज की डेट में मैं खुद अभी मेरी 11th-12th के बच्चों से बात होती है, मैं कहता हूँ तुम बिजनेस स्टडीज खुद पढ़ो, तुम्हें बिजनेस स्टडीज की कोचिंग की जरूरत नहीं है। नहीं सर, हमें तो बिजनेस स्टडीज की कोचिंग भी चाहिए, हमें तो इंग्लिश की कोचिंग भी चाहिए। क्यों चाहिए भाई? तुम पढ़ सकते हो, सिंपल रीड करके समझ आने वाली चीजें। अब ये स्पून फीडिंग सबको आदत अब बन चुकी है कि हमें कोई चाहिए मेंटर जो एक एक चीज हमें समझाए। हम रीड करके नहीं समझ सकते, तो इसीलिए ना हम अपना ब्रेन जो है उसको प्रॉपर यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। तो मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि व्हेन यू आर डूइंग सम क्वेश्चंस एंड यू आर नॉट एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन, यू आर गेटिंग रॉन्ग आंसर, फाइट विद योर ब्रेन व्हाई यू आर गेटिंग द रॉन्ग आंसर, क्या गलती उसमें करी है, बुक है तुम्हारे पास, मेरे नोट्स तुम्हारे पास हैं, वहां राइट से सर। देखो, समझो, स्टार्ट रीडिंग। डूइंग रीडिंग विल हेल्प यू अ लॉट, विल हेल्प सही यू। है, आपने तो सही कहा, रीडिंग कैपेसिटी नहीं है हम लोगों में, बिल्कुल नहीं है। ये है, ये फैक्ट है, मैंने देखे हैं आजकल के स्टूडेंट्स। अब तुम में तो फिर भी थोड़ी बहुत है, जो नए 11th-12th के बच्चे हैं, मतलब स्टूडेंट के 10th में 97 पता नहीं 98% आए थे। नाउ ही विल बी टेकिंग 11th में, वो कॉमर्स लेगा, मेरी उससे बात हुई थी रिसेंटली। वो कहता है सर मुझे सारे सब्जेक्ट की कोचिंग चाहिए, मैं तो 5th क्लास से कोचिंग ले रहा हूँ। मैं यार कोचिंग सीरियसली? इंग्लिश की कौन कोचिंग लेता है? बिजनेस स्टडीज का सब्जेक्ट है, कोचिंग की जरूरत ही नहीं है उसकी। मैं गाइड कर दूंगा कैसे पढ़ना है, बट यू हैव टू स्टडी। उनको चाहिए हमें कोई टीचर बस वो बोल बोल के हमें समझा के माइंड में डाल दे चीजें। यस। मैंने अपनी सारी वीडियोस में यही कोशिश करी हुई है कि मैं तुम्हारे माइंड में चीजें डाल दूं, लेकिन यू विल हैव टू प्रैक्टिस, यू विल हैव टू स्टार्ट रीडिंग अ लॉट। जितनी ज्यादा रीडिंग कर सकते हो, जितने कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कर सकते हो। गलती हो रही है, रीड के क्या मिस्टेक है, समझो क्या मिस्टेक करी है, बुक खोलो, पढ़ो। मैं गारंटी दे रहा हूँ तुम्हारे 80 मार्क्स से कम आ ही नहीं सकते, क्योंकि तुम खुद समझ जाओगे कि हाँ, तुम्हारी जब रीडिंग स्किल्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे ना, तो एग्जाम में क्वेश्चन ठीक से रीड करोगे, तुमने कहीं ना कहीं बुक में वो पढ़ा हुआ वैसे ही याद आ जाएगा चीज़। तो दिस इज वॉट यू ऑल हैव टू फॉलो। प्लीज मेरी इस बात का कोई बुरा मत मानना कि सर ने नहीं ऐसी बात नहीं बोली सर, नहीं है ना? नहीं। सर आपकी बात का कभी बुरा लगा ही नहीं है। नहीं, चलो, अच्छा लगना चाहिए फिर, ये चीज सारे फॉलो करें अब। यस ये सर। any other query anyone have? सर मेरा एक है, हाँ। हाँ यार, अपन। हाँ सर, मैंने लॉ पेपर स्टार्ट किया था लेकिन पूरा नहीं हुआ, तो उसे होल्ड कर लूँ अभी के लिए। हाँ, अभी लॉ होल्ड कर लो, लॉ बाद में दे देना, कोई दिक्कत नहीं है। और सर ऑडिट रीस्टार्ट कैसे करें, बस क्वेश्चन या फिर एक दो वीडियो भी मैराथन देख लूँ बड़े वीडियोस, चैप्टर का? मैराथन हाँ। वीडियोस, नोट्स हाँ। एंड ओके। क्वेश्चंस। ओके। अभी प्रैक्टिस सेक्शन बी के क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करना है, देन उसके यस सर। बाद तुम्हारे को सेक्शन ए पे आना ओके सर, ठीक है। और ये मतलब ये बाद में ही पूछ सकता था लेकिन पूछ ले रहा हूँ, अगर है। ऑडिट के बाद एफएम और पीएम एक साथ किया जा सकता है? एफएम और पीएम, हाँ, हो सकता है, हो सकता है। ओके। बट पहले एक बार ऑडिट का एग्जाम दो, ठीक है ना? उसके बिल्कुल सर, बाद वी बिल्कुल। विल प्लान कि क्या ओके। एफएम और पीएम साथ में करना चाहिए इंडिविजुअल, बिकॉज देखो वही कई स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी कैपेसिटी अलग होती है, तो इट जी जी। डिपेंड्स। वो जब ऑडिट का एग्जाम तुम्हारा होगा उसके बाद वी विल प्लान। ओके सर, ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है। एनी अदर क्वेरी गाइस, एनीवन हैव? सर ब्लेसिंग्स दे दो कि इंटरव्यू क्लियर हो देखो मेरी जाए। blessings तो हमेशा तुम सबके साथ होती है, मैं तो हमेशा प्रे करता हूँ। मैं तो सबके साथ यही बोलता हूँ कि कोई भी बच्चा जो है उसके जितने मार्क्स वो डिजर्व करता है उतने मार्क्स आए, किसी के भी कम मार्क्स ना आए। बट वही है कि ऐसा, लाइफ ऐसी नहीं है कि हम जो सोचते हैं वैसा ही हो, ठीक है ना? आई ऑलवेज, ब्लेसिंग से बेटर आई वुड प्रेफर कि मैं तुम सबको चीजें बताऊं, जैसे मैं आज बता रहा हूँ। ये सेशन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि मैं अपने सारे स्टूडेंट्स के साथ ये चीज डिस्कस करूं, तुम सबको चीजें बताऊं कि क्या प्रॉब्लम है, तुमसे पूछूं कि क्या प्रॉब्लम तुम्हें आई है, ठीक है, क्या तरीका है, कैसे तुम्हें फॉलो करना है, सो दैट यू ऑल गेट मोटिवेटेड एंड यू ऑल शुड फील कि नहीं, इतनी चीज बड़ी नहीं है जो हमें लग रहा है। और पढ़ने का तरीका हो सकता है किसी का कोई तरीका अलग था, कोई कमी रह गई थी, कुछ था, तो अब बस उस कमी पे वर्क करना है एंड सब कुछ हो जाएगा। माई बेस्ट विशेज आर ऑलवेज विद यू। मैं हमेशा तुम सबके लिए अच्छा सोचता हूँ, ठीक है ना? और रियल में, हाँ, ये जो सेशन है इट इज रिकॉर्डिंग एंड यू विल बी प्रोवाइडेड रिकॉर्डिंग ऑफ दैट। इनफैक्ट आई ऑल्सो ट्राई कि मैं रिकॉर्डिंग अपने यूट्यूब पे भी डाल दूँ, बिकॉज देयर माइट बी स्टूडेंट्स हु हैव नॉट क्लियर, तो इस रिकॉर्डिंग से उनको भी काफी सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाएगी एंड तुम्हें ये जो रिकॉर्डिंग है वो मिल जाएगी। ओके ठीक सर, है? थैंक यू। एनी अदर क्वेरी एनीवन हैव गाइस? ठीक है गाइस, सो आई एम एंडिंग दिस सेशन। आई एम वेरी हैप्पी कि एटलीस्ट तुम सबसे मेरी बात हुई एंड यू ओपनड अप विद मी, ठीक है? यू शोड योर ट्रस्ट इन मी कि आंशु, मुझे तुम ट्रस्ट करते हो, तुम्हें पता है कि एटलीस्ट यू नो कि हाँ, मैं अगर हूं तो मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं करूंगा, कुछ गलत नहीं मैं चाहता।
ठीक है, यू नो आई एम नॉट मनी माइंडेड कि नहीं मुझे तो चाहिए, कि नहीं मुझे पैसे दो दूसरे सब्जेक्ट के, सब आई एम नॉट लाइक दैट। ठीक है ना। तो प्लीज किसी भी स्टूडेंट को कोई भी चीज कभी भी मुझसे डिस्कस करनी हो, आई एम ऑलवेज देयर विद यू। ठीक है, कभी व्हाट्सएप वगैरह पे मैं रिप्लाईज नहीं कर पाता, क्योंकि अगर मैं तुम्हें अपने व्हाट्सएप दिखाऊं, तुम्हें आई जस्ट शो यू, अभी भी अगर तुम्हें मेरा व्हाट्सएप यहाँ पे दिख रहा होगा, तो 999 प्लस प्लस मैसेज इतने, और ये 999 तो मैक्सिमम नंबर जो दिख सकता है। इसमें टोटल शायद हो मेरे को 10-15,000 मैसेज है जो मेरे अनरीड है। मैं इतने सारे मैसेज मेरे को आते हैं यूट्यूब वगैरह पे, मैं नहीं देख पाता। तो इसलिए आई प्रेफर के स्टूडेंट्स जो हैं वो जो मेरा यूट्यूब है, और यूट्यूब कह रहा हूँ सॉरी, जो हमारे ग्रुप्स हैं स्पेसिफिकली, उन ग्रुप्स में क्वेरी पूछो, बिकॉज जितने भी मेरे ग्रुप्स हैं उनको मैंने पिन किया हुआ है, वो मेरे टॉप पे। एंड व्हाट्सएप पे एक रिस्ट्रिक्शन है कि ओनली 3 चैट्स को ही मैं पिन कर सकता हूँ। तो इस चक्कर में मैंने 2 नंबर्स लिए हुए हैं। आई शो यू, आई हैव 2 व्हाट्सएप। ये देखो, आई हैव 2 व्हाट्सएप, एक व्हाट्सएप बिजनेस, एक व्हाट्सएप नॉर्मल। इन सब में मैंने उनको पिन किया हुआ है, थ्री थ्री अपने ग्रुप्स पिन किया हुआ है, कि किसी का भी एटलीस्ट वो मैसेज स्किप ना हो। तो कोशिश करना जो भी तुम्हारी क्वेरी है वो मुझसे वहीं पे पूछो, उसी चीज में पूछो जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप है। इंडिविजुअल शायद मैं स्किप कर सकता हूँ। और बाकी बस ये गाइस, माय बेस्ट विशेस आर विद यू ऑल, जैसा हमने इस बार इस क्लास में डिस्कस किया है। फॉलो दैट थिंग एंड डेफिनेटली डेफिनेटली यू ऑल विल बी एबल टू क्लियर। ठीक है, चलो बाय गाइस, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू थैंक सर। यू सर, थैंक थैंक यू यू Thank वेरी you, मच। sir. सर।